और एपिसोड। एपिसोड 1146। रेहान के शब्दों को सुनने के बाद शिवम को उनकी बात का अंदाजा हो गया। शिवम का आधार नंबर रेहान से ज्यादा था, इसलिए उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से ज्यादा बढ़ी। दूसरे शब्दों में, अगर मैं तुम्हारे बराबर लेवल तक कल्टीवेट कर लूं तो जो ताकत मैं दिखा सकता हूं वो और भी खतरनाक होगी, शिवम ने गंभीर स्वर में कहा। रेहान ने हल्का सा सिर हिलाया और बोले, हाँ बिल्कुल। शिवम ने आगे कहा, रेहान जी, तुमने युद्ध शब्द मंत्र के 5वें लेवल तक कल्टीवेट करने में कितना समय लिया? रेहान थोड़ा रुके, फिर बोले, अगर मुझे सही याद है तो इसमें मुझे 32 दिन लगे। 32 दिन? ये गति शिवम की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उन्हें लगा था कि रेहान ने कम से कम कुछ साल लगाए होंगे, लेकिन सिर्फ 30 दिन। बेशक, उन 32 दिनों में मैंने सारा समय युद्ध शब्द सूत्र पर अध्ययन करने में बिताया। साथ ही 5वां लेवल मेरा लिमिट था, रेहान ने धीरे से कहा। शिवम ने सिर हिलाया और बोले, रेहान जी, मैं समझ गया। रेहान के साथ पूरे पहाड़ी इलाके में घूमने के बाद जब वे नीचे उतरे तो शंभिका और बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। मेरा सरनेम सक्सेना है और तुम्हारा भी सक्सेना है। क्या हम रिश्तेदार हैं? मैं तुमसे बड़ा हूं, है ना? नहीं, वंश के हिसाब से तुम्हें मुझे चाचा कहना चाहिए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, जुनैद की आवाज़ गूंजी, जो रिश्तेदारी की बात कर रहे थे। बगल में खड़ी शंभिका थोड़ा असहाय दिख रही थी। वो कड़वे अंदाज में मुस्कुराए और बोली, ठीक है, तुम जो कहो। शिवम को आते देख शंभिका ने जैसे कोई सहारा पा लिया हो। वो जल्दी से खड़ी हुई और बोली, शिवम, सब तैयार हैं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, शिवम ने जवाब दिया। उन्होंने भीड़ पर नज़र दौड़ाई और देखा कि इस बार उनके साथ 10 से ज्यादा लोग थे। कई चेहरे अनजान थे। शिवम ने कुछ नहीं पूछा। आखिरकार ये अभियान शंभिका ने शुरू किया था। सभी लोग दूसरी गुप्त दुनिया से बाहर निकले और एक गाड़ी में सवार होकर तियां जीजेड की तलाश में निकल पड़े। शंभिका की दी हुई जानकारी के मुताबिक तियां जीजेड का निवास एक पहाड़ों में बने मंदिर में था। ये मंदिर दिव्य रहस्य मंदिर कहलाता था और इसकी लोकेशन बहुत गुप्त थी। मंदिर चारों तरफ से पहाड़ों की जंगलों से घिरा था और ऐसा लगता था जैसे ये एक इन संग्रह गड्ढे में हो। सभी लोग दिव्य रहस्य मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे। शिवम ने इस साधारण से मंदिर को देखा और उनके दिल में थोड़ा सम्मान जागा। क्या मशहूर तियां जीजेड इस तरह की जगह पर रहते हैं? ये तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग है, जुनैद बड़बड़ाए। शिवम ने हल्का सा सिर हिलाया। ये जगह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी थी। फेंगशुई के हिसाब से ये अशुभ थी। यहाँ अंधेरा ऊर्जा जमा होना आसान था, लेकिन दिव्य रहस्य मंदिर में अंधेरे ऊर्जा का नामो निशान नहीं था, बल्कि यहाँ शांति की ऊर्जा निकल रही थी। सभी लोग मंदिर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। शंभिका रुकी और बोली, एक एक करके चलो, हम क्रम तय करते हैं। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, शिवम ने कहा। शंभिका ने मना नहीं किया और क्रम तय करने लगी। शिवम को 5वां नंबर मिला तो पहला नंबर स्वाभाविक रूप से शंभिका का था। ये एक लंबी प्रक्रिया होने वाली थी। आखिरकार हर किसी के पास कुछ सवाल थे जो वो पूछना चाहता था। शिवम मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीं। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। हर खाली पल को उन्होंने युद्ध शब्द सूत्र को समझने में लगाया। बाकी लोग आपस में बातें कर रहे थे। वे चर्चा कर रहे थे कि कौन से सवाल पूछने हैं। लगभग 1 घंटे बाद शंभिका दिव्य रहस्य मंदिर से बाहर निकली। दूसरा नंबर मोहक का था। उन्होंने भी 1 घंटे से ज्यादा समय लिया। इस रफ्तार से शिवम की बारी आने में कम से कम 5-6 घंटे लगने वाले थे। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। सूरज की एक किरण जंगल से होकर मंदिर पर पड़ी। दिव्य रहस्य मंदिर से एक पवित्र सुनहरा प्रकाश निकला। तभी शिवम ने अपनी आंखें हल्के से खोलीं। इन कुछ घंटों में शिवम ने युद्ध शब्द मैनुअल के 4थे लेवल को सफलतापूर्वक समझ लिया था। शिवम, क्या हुआ? पास में खड़े किसी ने पूछा। शिवम ने सिर हिलाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानना चाहते थे कि युद्ध शब्द मैनुअल का 4था लेवल कितनी ताकत दिखा सकता है। शिवम, तुम्हारी बारी है। तभी शंभिका ने अचानक कहा। शिवम ने सहमति में सिर हिलाया और जमीन से उठे। फिर वो दिव्य रहस्य मंदिर में दाखिल हुए। मंदिर बहुत सादा और साधारण था। ये शिवम की कल्पना से बहुत अलग था। यहाँ न कोई विशाल मूर्तियां थीं, न ही कोई पवित्र आध्यात्मिक हथियार। सिर्फ साधारण बर्तन और 3 गद्दियां थीं। एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति मंदिर के बीच में बैठा था। उसके पास 2 युवा खड़े थे जो शायद उसके शिष्य थे। शिवम तियां जीजेड के सामने पहुंचे और हल्का सा झुके। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि तियां जीजेड ने कहा, शिवम, तुम सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो। अपने सबसे ज़रूरी 3 सवाल चुनो। शिवम ने भौहें सिकोड़ी। वो तियां जीजेड के सामने बैठे और थोड़ा सोचा। आखिरकार उन्होंने सबसे ज़रूरी सवाल चुना। वो गहरी सांस लेकर बोलने ही वाले थे कि तियां जीजेड ने फिर से रोक दिया। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम मोनिका से कब मिलोगे? तियां जीजेड ने पूछा।
शिवम स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप वाकई एक महान गुरु हैं। आप सब कुछ पहले से जान लेते हैं। तियां जीजेड ने अपनी आंखें हल्के से बंद की और बोले, सवाल बदल दो। शिवम ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्यों? मिस्टर शिवम, कुछ सवालों के जवाब गुरु नहीं दे सकते और न ही देना चाहते हैं, उनके बगल में खड़े युवा ने कहा। शिवम ने मुंह खोला और कुछ बोल नहीं पाए। उन्हें मजबूरी में सवाल बदलना पड़ा। शिवम ने सामने बैठे तियां जीजेड को देखा और बोले, मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में मैं किस अवस्था तक पहुंचूंगा, कितनी दूर तक जाऊंगा और इस मुकाम तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा। इस बार तियां जीजेड ने शिवम को मना नहीं किया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक उंगली उठाकर शिवम के माथे पर लगाए। ये उंगली शिवम की आध्यात्मिक चेतना को भेदती हुई लगी। सब कुछ उनके सामने स्पष्ट हो गया। शिवम सीधे बैठे। ये युवा, जिसे दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति कहा जाता था, इस पल में एक साधारण विद्यार्थी की तरह था। तियां जीजेड ने धीरे से कहा, तुमने बहुत सी मुश्किलें झेली हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे सामने 2 संभावनाएं हैं। शिवम ने कान लगाकर सुना, बिना कुछ बोलने की हिम्मत किए। तियां जीजेड ने आंखें खोली और शिवम की ओर देखा। या तो तुम नष्ट हो जाओगे, या फिर तुम्हें बेड़ियां तोड़नी होंगी, तियां जीजेड ने गंभीर स्वर में कहा। शिवम ने भौहें सिकुड़ी और कंफ्यूज होकर बोले, कृपया समझाइए। तियां जीजेड ने आंखें बंद की और बोले, कुछ चीजें तुम्हें खुद समझनी होंगी। शिवम और पूछना चाहते थे, लेकिन तियां जीजेड जवाब देने को तैयार नहीं थे, तो शिवम कुछ कर नहीं सके। फिर आप बता सकते हैं कि इस नाश की संभावना कितनी है? शिवम ने पूछा। तियां जीजेड ने धीरे से कहा, 90%। शिवम ने एक गहरी सांस ली। ये संभावना तो बहुत ज्यादा थी। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। इंसान ही अपनी किस्मत बनाता है। अगर नहीं टूटेगा तो नहीं बनेगा, तियां जीजेड ने हल्के से कहा। शिवम खामोश हो गए, जैसे वो इन 4 शब्दों के बारे में सोच रहे हों। ठीक है, अब अगला सवाल पूछने का समय है, तियां जीजेड ने याद दिलाया। शिवम ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने जल्दी से अपने बाकी 2 सवाल तियां जीजेड को बता दिए। एक सवाल उनकी मां की पृष्ठभूमि के बारे में था और दूसरा गार्डियन के ब्रह्म नियम की सजा के बारे में। तियां जीजेड की जानकारी के मुताबिक शिवम की मां जीवित थी, लेकिन वो कहाँ थी, ये उन्हें भी नहीं पता था। गार्डियन की सजा के बारे में तियां जीजेड का जवाब भी बहुत अजीब था। फिर वही बात, इंसान ही अपनी किस्मत बनाता है। अगर नहीं टूटेगा तो नहीं बनेगा। तियां जीजेड जी, कृपया इस वाक्य को समझाए, शिवम ने कुछ हट के साथ कहा। तियां जीजेड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पीछे खड़े 2 शिष्यों ने कहा, ब्रह्म रहस्यों को उजागर नहीं किया जा सकता। गुरु ने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ बता दिया। ये देखकर शिवम को हल्का सा सांस लेना पड़ा। उन्होंने तियां जीजेड को हाथ जोड़े और फिर हॉल से बाहर निकल गए। कैसा रहा? कैसा रहा? जुनैद जल्दी से आगे आए और पूछने लगे। शिवम ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ चीजें हमें खुद समझनी पड़ती हैं। इंसान अपनी किस्मत बनाता है। इस वाक्य को शिवम समझ सकते थे, लेकिन बाद का हिस्सा, अगर नहीं टूटेगा तो नहीं बनेगा, ये उन्हें समझ नहीं आया। क्या तियां जीजेड चाहते हैं कि मैं चरम पर जाऊं? शिवम ने थोड़ी छूते हुए धीरे से बड़बड़ाया। बड़े काम करने वाले लोग अक्सर मुश्किलों में जीते हैं और असामान्य रास्ता चुनते हैं। इस पल में शिवम को नहीं पता था कि अगर नहीं टूटेगा तो नहीं बनेगा ने उनकी भविष्य की कल्टीवेशन राह चुनने में बहुत मदद की। समय तेजी से बीता। जब तक सभी ने अपने सवाल पूछ लिए, रात के 8 बज चुके थे। चलो अब चलते हैं, शंभिका ने कहा। बाहर निकलते समय सभी ने एक दूसरे से अपने सवालों का आदान प्रदान किया। मसलन, पवित्र क्षेत्र कब खुलेगा, 18 मंचों के बारे में, वगैरह। पूछने पर पता चला कि पवित्र क्षेत्र लगभग 1 महीने में खुलने वाला था। लेकिन सभी को थोड़ा अफसोस हुआ कि पवित्र क्षेत्र खुलने के बाद उसमें प्रवेश करने के लिए एक बहुत खास सामग्री की जरूरत थी। ये सामग्री पृथ्वी पर पहले ही गायब हो चुकी थी, तो पवित्र क्षेत्र में जाने के लिए पवित्र क्षेत्र के संप्रदाय की मदद लेनी होगी। ये मदद कब होगी, ये तियां जीजेड ने नहीं बताया। गाड़ी में लौटते समय वात्सल्य ने अपनी मर्जी से शिवम के साथ बैठने का फैसला किया। कैसा रहा? क्या तुम्हें स्काई ब्लड रेनबो की लोकेशन मिली? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। वात्सल्य ने सिर हिलाया और बोले, तियां जीजेड ने मुझे लोकेशन तो बता दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इमॉर्टल स्लेयर संप्रदाय का वारिस 1 से ज्यादा है। ये मेरे पिछले अनुमान को सही साबित करता है। मोहक, शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए सहज रूप से पूछा। वात्सल्य ने कहा, मैंने तियां जीजेड से पूछा, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, तो मुझे यकीन नहीं है। शिवम ने थोड़ी छुई और बोले, मोहक की तकनीक वाकई थोड़ी अजीब है, लेकिन वो इमॉर्टल स्लेयर संप्रदाय का वारिस नहीं लगता। हाँ, वात्सल्य ने हल्की सी सांस ली। बाहर से मोहक बहुत सभ्य और शांत दिखता है। उसे इमॉर्टल स्लेयर संप्रदाय के दुष्ट लोगों से जोड़ना मुश्किल है। शिवम ने वात्सल्य के कंधे पर थपथपाया और बोले, जब हम स्काई ब्लड रेनबो ढूंढ लेंगे तब सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, अब यही करना होगा, वात्सल्य ने सिर हिलाया।
दूसरी गुप्त दुनिया में लौटने के बाद सभी लोग कुछ समय के लिए अलग हो गए। यहाँ तक कि तियां जीजेड को भी नहीं पता था कि पवित्र क्षेत्र से कोई कब आएगा उन्हें लेने, लेकिन कम से कम ये पता था कि पवित्र क्षेत्र 1 महीने बाद ही आधिकारिक रूप से खुलेगा। ये 1 महीना शिवम के लिए जिंक शब्द सूत्र को समझने के लिए काफ़ी था। इस समय पहली गुप्त दुनिया में बाला और बाकी 7 बड़े अधिकारी एक साथ जमा थे। कैसा रहा? क्या वो गुप्त तकनीक मिली? एक अधिकारी ने पूछा। बाला ने हल्का सा सिर हिलाया और बोले, मैंने सारी मेहनत की और आखिरकार उस गुप्त तकनीक को ढूंढ लिया। क्या ये तकनीक वाकई हम 8 की ताकत को अवशोषित कर सकती है? एक अधिकारी ने शक के साथ पूछा। बाला ने हल्का सा हंसा और बोले, ये हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई गुप्त तकनीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकें, जो हमारी बात पूरी तरह माने। सभी ने एक दूसरे को देखा और एक ही व्यक्ति के बारे में सोचा। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मदन था। जब से पुरुषोत्तम का सिर काटा गया, मदन की कोई कीमत नहीं रह गई थी। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अपने पिता का बदला लेने के लिए वो इन 8 अधिकारियों के लिए हर काम करने को तैयार था। वो रोज चाय पानी लाता जैसे उनका पाला हुआ कुत्ता हो, बिल्कुल आज्ञाकारी। पुरुषोत्तम ने हमारी सेवा में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। उसके बेटे का हमारे लिए बलिदान करना बनता है। हाँ, और ये मदन शिवम से बहुत नफरत करता है। वो सबसे सही उम्मीदवार हो सकता है। सभी ने जल्दी से उम्मीदवार तय कर लिया और तुरंत किसी को मदन को बुलाने भेजा। मदन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वो जोर से धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर जमीन से टकराया और उसकी मुद्रा बहुत नीची थी। महोदय, क्या आप मुझे कुछ चाहिए? बोलते हुए मदन ने अभी भी सिर नहीं उठाया, जैसे वो उनका कुत्ता हो। अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा, फिर हंस पड़े। वो हंसी एक तेज धार वाले चाकू की तरह थी जो मदन के दिल को चीर रही थी। लेकिन उसने फिर भी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने और भी नीची मुद्रा अपनाई। मदन, क्या तुम हमेशा अपने पिता का बदला लेना नहीं चाहते थे? तभी बाला ने बोलना शुरू किया। ये सुनते ही मदन का शरीर कांपने लगा। महोदय, क्या आप मेरे लिए बदला लेने को तैयार हैं? मदन की आवाज़ कांप रही थी। पता नहीं ये उत्साह की वजह से था या किसी और कारण से। बाला ने उदासीन अंदाज में कहा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। मदन ने जल्दी से कहा, अगर मैं अपने पिता का बदला ले सकता हूं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाला ने भौहें उठाईं और बाकी अधिकारियों की ओर देखा। फिर बाला ने उदासीन अंदाज में कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो हम इस पर विचार करेंगे और सहमति देंगे। मदन ने थोड़ी छुई और सोचा, फिर बोले, दरवाजे पर जाओ और 3 दिन 3 रात घुटनों के बल बैठकर अपनी वफादारी दिखाओ। हाँ। बिना सोचे मदन उठा और जाने लगा। रुको। तभी बाला ने फिर से मदन को रोका। उन्होंने जमीन की ओर इशारा किया और बोले, घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर जाओ। मदन ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और दरवाजे की ओर रेंगने लगा। बाला ने ये सब मदन को तड़पाने के लिए नहीं किया। उनका मकसद ये देखना था कि मदन कितना वफादार है। जिस व्यक्ति में अभी भी आत्मसम्मान बाकी हो, वो उनकी बात नहीं मानेगा। बस करो। बाला ने हाथ हिलाया और शांत स्वर में कहा, मदन, अगर मैं तुमसे कहूं कि अपने हाथ पैर काट दो तो क्या तुम तैयार हो? मदन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी ऊर्जा सक्रिय की और अपने अंगों को तोड़ दिया। बस अपने पिता का बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मदन ने दर्द सहते हुए कहा। बाला ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। वो धीरे से खड़े हुए और बोले, ठीक है, अगर तुम इतना बदला लेना चाहते हो तो हम तुम्हें खुद बदला लेने का मौका देंगे। मदन का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसने निराश होकर कहा, मैं उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। हा, बेशक तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें हमारी ताकत देंगे। बाला ने उदासीन अंदाज में कहा। हम 8 की ताकत तुम में डाल दी जाए तो शिवम को मारना तुम्हारे लिए आसान होगा। ये सुनकर मदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सिर को छाती से सटाया और बोला, मैं इतनी बड़ी ताकत के लायक कैसे हूँ? हा। बाला ने दाढ़ी सहलाते हुए जोर से हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, उस समय तुम्हारे पिता और पूरी दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने हमारी कृपा पाई थी। उनके इकलौते बेटे के तौर पर तुम कैसे अयोग्य हो सकते हो? बस इतना बता, तुम तैयार हो या नहीं? मैं तैयार हूँ। मैं इसके लिए सपने में भी तरसता हूँ। मदन की आवाज़ तेज थी, लेकिन उसका सिर अभी भी नीचे था। उसने बिल्कुल भी सिर नहीं उठाया। ठीक है। बाला ने सिर हिलाया। उन्होंने बाकी अधिकारियों की ओर देखा, फिर हाथ हिलाया और बोले, जाओ और कल्टीवेशन रूम में हमारा इंतजार करो। बाद में हम तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति देंगे और तुम्हें खुद बदला लेने देंगे। हाँ, धन्यवाद महोदय। मदन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने शरीर का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे कल्टीवेशन रूम की ओर रेंगने लगा। मदन के दूर चले जाने के बाद बाला ने हल्की सी सांस ली।
शिवम से छुटकारा पाने के लिए हमने बहुत कुछ खोया है, बाला ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग हमेशा सतर्क रहते थे, यहाँ तक कि पहली गुप्त दुनिया को भी सील कर दिया गया था। लेकिन अब शिवम से छुटकारा पाने के लिए वो अपनी ताकत मदन को देने को तैयार थे। इससे साफ पता चलता था कि वो भविष्य में शिवम से कितना डरते थे। अगर हम अपनी ताकत मदन को दे देंगे तो क्या हम इसे वापस ले पाएंगे? 8 लोगों में से एकमात्र महिला अधिकारी ने पूछा। बाला ने उदासीन अंदाज में कहा, बेशक, लेकिन इसके लिए मदन का सहयोग चाहिए। अगर वो सहयोग नहीं करेगा तो? एक अधिकारी ने पूछा। बाला ने हल्की सी सांस ली और बोले, तो ये एक जोखिम है। लेकिन ये मदन तो बिना रीढ़ का इंसान है, उसमें हमारा विरोध करने की हिम्मत कहाँ से आएगी? हाँ, मदन पर भरोसा करना शिवम को जिंदा छोड़ने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। किसी ने और कुछ नहीं कहा और सभी कल्टीवेशन रूम की ओर चल पड़े। कल्टीवेशन रूम में मदन एक विशाल मंच के बीच में लेटा था। 8 अधिकारी 8 अलग अलग जगहों पर थे। बाला के गुप्त मंत्रों के साथ हस्तांतरण समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। 8 लोगों के माथे के बीच से एक किरण चमकी। ये उनकी आध्यात्मिक चेतना की ताकत थी। इस तरह का हस्तांतरण बहुत डरावना था। ये न सिर्फ किसी की आध्यात्मिक शक्ति को हस्तांतरित कर सकता था, बल्कि उनकी चेतना की ताकत भी। मदन के चेहरे पर दर्द की एक झलक दिखी। अचानक आए इस विशाल आध्यात्मिक शक्ति को वो सहन नहीं कर पा रहा था। फिर भी मदन ने दांत पीसकर इसे सह लिया। समारोह पूरे 3 घंटे तक चला। 3 घंटे बाद मंच पर चमक धीरे धीरे कम होने लगी। 8 अधिकारियों के चेहरे काले पड़ गए और उनकी आंतरिक ऊर्जा थोड़ी सुस्त हो गई। बाला ने कमजोर होकर हाथ हिलाया और बोले, मदन, बाकी तुम पर छोड़ता हूं। मदन का शरीर मंच के बीच में धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तभी उसने आखिरकार सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम सचमुच सोचते हो कि मैं, मदन, तुम्हारा कुत्ता हूं? मदन की आवाज ठंडी थी और उसके होंठों पर एक विचित्र मुस्कान थी। ... इस समय शिवम युद्ध शब्द सूत्र पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन तभी उनका दिल अचानक धड़कने लगा और उनकी दाहिनी पलक जोर से फड़कने लगी। एक अजीब सी बेचैनी ने शिवम के दिल को भर दिया। इस अचानक बेचैनी ने शिवम की भौहें सिकोड़ दीं। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि ये बेचैनी कहाँ से आ रही थी। 8 अधिकारियों के अलावा ऐसा लगता था कि कोई और दुश्मन नहीं था। क्या वो फिर से हमला करने की योजना बना रहे हैं? शिवम ने धीमे स्वर में कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों के डराने के बाद वो इतनी जल्दी वापसी नहीं कर सकते। शिवम वहां खड़े होकर काफी देर तक सोचते रहे, फिर आखिरकार बैठ गए। एक अच्छी कहावत है कि सारी बेचैनी ताकत की कमी से आती है। जब तक किसी के पास पर्याप्त ताकत हो, इस दुनिया में चिंता की कोई बात नहीं। ... दूसरी गुप्त दुनिया में 8 बड़े अधिकारी मंच पर सिकुड़े हुए थे, बहुत दयनीय दिख रहे थे। उनमें वो घमंडी मुद्रा अब नहीं थी, सिर्फ गुस्सा और पछतावा उनके चेहरों पर था। उनके सामने वही कुत्ते जैसा मदन खड़ा था। इस समय उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं, मदन, तुम्हारा कुत्ता बनने को तैयार हूं? मदन ने ठंडे स्वर में कहा। बाला चिल्लाए, मदन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी ताकत हमें ने दी थी, तो क्या हुआ? मदन ने ठंडी हंसी हंसी, मुझे तुमने मेरे साथ जो किया सब याद है। मदन, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा परिवार किसने अमीर बनाया? एक और अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा। बेशक मुझे याद है, मदन ने दांत पीसकर और मुठ्ठियां भींचकर कहा। मेरे पिता दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ थे। अगर तुमने उन्हें मीठी बातों, धमकियों और लालच से दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो उनकी ऐसी हालत नहीं होती। तुमने मीठी बातों, धमकियों और लालच का इस्तेमाल करके मेरे पिता को नियंत्रित किया और उन्हें अपना नौकर बनाया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा एहसान मानूं? बाला का चेहरा कुछ अनाकर्षक हो गया। उन्हें कभी नहीं लगा था कि जो मदन अभी तक झुककर चापलूसी कर रहा था, वो पलक झपकते ऐसा बन जाएगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिमागी धुलाई जारी रखी। मदन, तुम्हें बदला लेने का मौका देने के लिए हमने अपनी सारी ताकत तुम्हें दी। अब तुम ऐसा कर रहे हो, क्या ये कृतज्ञता नहीं है? ये सुनते ही मदन की आंखों में एक दुष्ट चमक उभरी। उसने अपना बड़ा हाथ लहराया और बाला के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। हालांकि इस तमाचे की ताकत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये बहुत अपमानजनक था। उन्होंने दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को कई सालों तक नियंत्रित किया था और इस दुनिया में सबसे ताकतवर माने जाते थे। बहुत समय हो गया था जब किसी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की थी। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं? मदन ने गहरे स्वर में कहा। तुमने मेरे पिता को मारा। तुमने देखा कि मेरे पिता शिवम का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तो तुमने उनके शरीर पर कब्जा किया और आत्मविनाश की कोशिश की। शिवम इसमें शामिल है और तुम भी। ये सुनकर बाला का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तुम क्या चाहते हो? एक अधिकारी ने ठंडे स्वर में पूछा।
हा 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 हा। मदन जोर से हंस पड़ा। वो अचानक पलटा और चिल्लाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। फिर मदन ने अचानक अपनी हथेली फैलाई। तुरंत उसकी हथेली से सुनहरी जंजीरें निकलीं। कुल 8 जंजीरें सीधे 8 अधिकारियों के माथे की ओर बढ़ीं। जंजीरें 8 अधिकारियों के माथे में घुस गईं और उन्हें एक साथ खींच लिया। फिर मदन ने अचानक अपने हाथ से खींचा। आध्यात्मिक चेतना की धाराएं वाकई मदन ने जबरदस्ती खींच लीं। मदन, तुम आखिर चाहते क्या हो? बाला ने कुछ घबराते हुए कहा। मदन ने ठंडी हंसी हंसी, जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा। उसने इन 8 जंजीरों का इस्तेमाल करके 8 अधिकारियों को एक साथ बांध दिया। चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, वो बच नहीं सकते थे। ये सब करने के बाद मदन पलटा और दरवाजे की ओर चला। जब मैं शिवम को मार दूंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा, मदन ने हंसते हुए कहा। हाँ, वैसे मुझे तुम्हारी दी हुई ताकत के लिए शुक्रिया। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने दूंगा। ये कहकर मदन पलटा और बाहर चला गया। इस समय मदन की ताकत एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये ताकत यहाँ तक कि 8 बड़े अधिकारियों में से किसी से भी ज्यादा थी। मदन, जो बाहर से पूंछ हिलाकर चापलूसी करता दिखता था, असल में बहुत महत्वाकांक्षी था। वरना वो इतने नीच तरीकों से दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को नियंत्रित नहीं करता। दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, मैं उसे उसी तरह वापस लूंगा जैसे मैंने खोया था। मदन ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। फिर वो बड़े बड़े कदमों से सुरंग की ओर बढ़ा। डॉट डॉट डॉट। इस समय शिवम युद्ध शब्द सूत्र को समझने में लगे थे। रेहान ने 5वें लेवल को समझने में 32 दिन लगाए थे, जबकि शिवम ने चौथे से 5वें लेवल तक समझने में पूरे 3 दिन लगाए। इन 3 दिनों में शिवम ने न कुछ खाया न पिया। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा युद्ध शब्द सूत्र को समझने में लगाए। बस तभी आकाश में अचानक एक चमकदार रोशनी चमकी। ये रोशनी पूरी धरती को ढक रही थी और दूसरी गुप्त दुनिया को पूरी तरह से कवर कर रही थी। दूसरी गुप्त दुनिया, मैं मदन वापस आ गया हूँ। आकाश में एक जोरदार चीख गूंजी। इस आवाज ने कई लोगों को झकझोर कर जगा दिया। वो जल्दी से बाहर निकले और आकाश की ओर देखने लगे। शिवम ने भी ये जोरदार चीख सुनी। मदन, शिवम ने हल्के से भौहें सिकुड़ी और जल्दी से मुख्य हॉल से बाहर दौड़े। उन्होंने एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटे युवा को हवा में खड़ा देखा। उसके हाथ पीछे थे और वो सबको नीचे देख रहा था। इस समय मदन के पूरे शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। ये जैसे एक विशाल समुद्र था जो उमड़ रहा था। कोई भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। शिवम ने भी उसके शरीर से निकल रही इस बेहद डरावनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस किया। ये ऊर्जा यहाँ तक कि 8 बड़े अधिकारियों से भी ज्यादा थी। मदन, शिवम का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। शिवम की आवाज़ सुनकर मदन की नज़रें अचानक उनकी ओर मुड़ीं। उसकी आंखों से एक चमकदार रोशनी निकली जो सीधे शिवम की ओर बढ़ी। शिवम के पैर कांपे और उनका शरीर हवा में उछला, उस चमकदार रोशनी को छूते हुए निकल गया। बूम! वो चमकदार रोशनी जमीन से टकराई और एक विशाल गड्ढा बन गया। मदन, तुम यहाँ क्यों आए? शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ पूछा। ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। भूल मत, ये मेरा घर है। मदन ने चिल्लाकर कहा। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं, मदन, जो कुछ खोया उसे जरूर वापस लूंगा। ये कहकर मदन ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और पलक झपकते ही शिवम के सामने पहुंच गया। इस बेहद तेज गति ने शिवम के दिल को हिला दिया। उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और मदन ने पहले ही अपनी हथेली शिवम की ओर लहराई। शिवम को चकमा देने का समय नहीं था और उन्होंने अपनी हरी लकड़ी की सच्ची देह को सक्रिय किया। उन्होंने अपनी बाहें सामने लाकर इस हथेली को जबरदस्ती रोका। बैंग! शिवम का पूरा शरीर तुरंत जमीन की ओर उछला। बूम! एक सुनहरे अग्नि गोले की तरह शिवम का शरीर जमीन में धंस गया और एक 10 मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया। कितनी डरावनी ताकत! शिवम जमीन से उठे और उनका चेहरा बदल गया। इस साधारण से दिखने वाले हथेली ने सीधे उनकी हरी लकड़ी की सच्ची देह को तोड़ दिया। शिवम जानते थे कि उनके सामने खड़ा मदन अब वो कमजोर मदन नहीं था। इसलिए उन्होंने लापरवाही नहीं की और तुरंत युद्ध शब्द सूत्र के चौथे लेवल को सक्रिय किया। गड्ढे से एक डरावनी ऊर्जा की लहर फूटी, जैसे एक प्रकाश का स्तंभ जो सीधे आकाश में चला गया। ये देखकर मदन की आंखों में एक आश्चर्य की झलक दिखी। फिर उसने ठंडी हंसी हंसी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे पिता को हरा सके। तुम में कुछ तो बात है। इस समय शिवम गड्ढे से बाहर निकले। उन्होंने मदन की ओर सिर उठाकर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मदन, ऐसा लगता है कि तुम्हें पहली गुप्त दुनिया से बहुत फायदा हुआ है। बकवास बंद करो, मैं आज यहाँ बदला लेने आया हूँ। मदन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और हवा में एक तमाचा जड़ दिया। एक विशाल हथेली का निशान तुरंत शिवम की ओर बढ़ा। शिवम ने गुस्से में चीख मारी, उनकी दाहिनी बांह की नसें उभर आईं और फिर उन्होंने अचानक अपनी मुट्ठी बंद करके उसका सामना किया।
बूम! ये एक बेहद डरावनी टक्कर थी। ऊर्जा की लहरें तेजी से चारों दिशाओं में फैल गईं। हालांकि आसपास के लोग जल्दी से इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो उड़ गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरी गुप्त दुनिया भी इस बड़े युद्ध को सहन नहीं कर सकी और उसमें दरारें पड़ने लगीं। शिवम की हालत भी अच्छी नहीं थी। इस तमाचे ने उनकी बांह को लगभग तोड़ दिया। इस शक्तिशाली भेदक शक्ति ने उनके शरीर से खून बहने का कारण बना। शिवम को मुश्किल से टिके देख मदन के चेहरे पर एक मजाकिया भाव उभरा। अगर तुम एक तमाचा सह सकते हो तो दूसरा। मदन ने एक और शब्द नहीं कहा और एक और तमाचा मारा। दो हथेलियां एक दूसरे पर चढ़ गईं और शिवम अब और सहन नहीं कर सके। उनका शरीर जमीन में धंस गया। ये मदन, इतनी ताकत कैसे हो सकती है? किसी ने चिल्लाकर कहा। मदन ने शिवम को ठंडे नजरों से देखा। उसने अपने हाथ पीछे रखे और उदासीन अंदाज में कहा, शिवम, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। घुटनों पर बैठो और सिर झुकाओ। शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन शिवम कैसे हार मान सकते थे? वो फिर से जमीन से उठे। युद्ध सूत्र के बढ़ावे के तहत उनकी लड़ने की भावना उमड़ रही थी। एक मुक्का 10,000 तकनीकों को तोड़ सकता है। शिवम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनकी आंतरिक ऊर्जा उनकी दाहिनी मुट्ठी में इकट्ठा हुई और मदन की ओर जोर से मारी। मदन ने हंसकर कहा। उसने अपना हाथ उठाया और आसानी से उसकी मुट्ठी पकड़ ली। टकराव के पल में मदन का चेहरा अचानक बदल गया। इस मौके की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उसकी हथेली के चारों ओर का प्रकाश तुरंत टूट गया और उसकी हथेली लगभग चकनाचूर हो गई। मदन ने हल्के से भौहें सिकुड़ी और जल्दी से पीछे हट गया। उसने अपनी दाहिनी हथेली को देखा जो फटने वाली थी और उसके चेहरे पर एक मजाकिया भाव उभरा। कमाल, कमाल! मदन जोर से हंस पड़ा। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी इस अवस्था में मुझे चोट पहुंचा सकते हो। शिवम का चेहरा थोड़ा खराब था। अभी का वो मुक्का युद्ध सूत्र के बढ़ावे के तहत मारा गया था। लेकिन फिर भी मदन इसे सह गया। उसने सिर्फ एक हाथ को चोटिल किया और उसकी बांह भी सही सलामत थी। फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मदन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में ऊर्जा की धाराएं इकट्ठा होने लगीं। फुयाओ पवित्र मुहर, मदन ने बुदबुदाया और उसकी हथेली पर एक विशाल मुहर दिखाई दी। उसने अपनी बाईं हथेली को हल्के से आगे बढ़ाया और वो विशाल मुहर सीटी बजाती हुई आगे बढ़ी। इस मजबूत दबाव ने लोगों को खड़ा होने में मुश्किल पैदा कर दी। कई किलोमीटर के दायरे में सभी लोग तुरंत जमीन पर गिर गए। महान मुहर के आने से पहले ही जमीन टूटने लगी। आसपास का खालीपन टूटे शीशे की तरह था जो जोर जोर से चटक रहा था। जैसे ही महान मुहर जमीन के और करीब आए, आखिरकार आसपास के मंडप मालिक और अन्य लोग इसे सहन नहीं कर सके। उनके शरीर अचानक जमीन से चिपक गए और उनके शरीर पर खून की धारियां दिखाई देने लगीं। शिवम ने इस दबाव को जबरदस्ती सहा। उन्होंने अपनी बाहें उठाईं और सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। फिर उन्होंने अपनी बाहों को उठाकर उस महान मुहर का सामना किया। महान मुहर एक विशाल पहाड़ की तरह थी और उसका दबाव बहुत ज्यादा था। शिवम जोर से चिल्लाए। उन्होंने अपनी ताकत को हद तक इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो महान मुहर के दबाव को रोक नहीं पाए। शिवम के शरीर के हर छिद्र से खून बहने लगा और उनके पैरों के नीचे की जमीन इंच इंच टूटने लगी, जैसे भूकंप आ गया। हो, बूम! आखिरकार शिवम और सहन नहीं कर पाए। उनका शरीर उस महान मुहर के नीचे कुचल गया। जमीन खंडहर में बदल गई और शिवम का शरीर उस विशाल मुहर से कुचलकर हड्डियां टूट गईं, खून टपक रहा था। मदन ने अपने हाथ पीछे रखे और उदासीन अंदाज में कहा, शिवम, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे वाकई खुशी हो रही है। शिवम ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने अपने हाथों से जमीन को सहारा दिया और मुश्किल से खड़े हुए। ओह, तुम अभी भी खड़े हो सकते हो। मदन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उनकी हथेली हिली और उन्होंने कांस्य तलवार निकाली। इस पल में कांस्य तलवार जैसे शिवम के साथ एक हो गई और धीरे धीरे सुनहरे प्रकाश में बदल गई। तलवार की धार गूंज रही थी। अगर ध्यान से सुनो तो हल्की सी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दे सकती थी। शिवम की सांसें भारी थीं। उन्होंने दोनों बाहों से कांस्य तलवार को पकड़ा और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। कांस्य तलवार की धार पर तलवार की रोशनी की धाराएं फूटीं। तलवार की रोशनी धुएं की तरह थी जो धार पर रुकी और चारों दिशाओं में फैल रही थी। दिव्य रैंक 9 कट, 5वां कट। शिवम ने दोनों बाहों से धार को पकड़ा, तैयार होकर दिव्य रैंक तलवार तकनीक को सक्रिय करने के लिए। मदन, लेकिन तभी आकाश में एक रक्त लाल रोशनी चमकी और एक कड़ाही के आकार का मुक्का तुरंत मदन के सामने पहुंच गया। मदन ने सुजल को बिल्कुल नहीं देखा। ये मुक्का सीधे उसके चेहरे पर लगा। स्विश! मदन एक परबोला बनाते हुए आकाश में उछला और फिर जोर से जमीन में धंस गया। बूम! वो जमीन जैसे बमबारी से उजड़ गई और खंडहर में बदल गई। सुजल का पूरा शरीर रक्त लाल रोशनी छोड़ रहा था और वो जोर से चिल्लाया। उसकी मुट्ठियां बारिश की बूंदों की तरह थीं जो उस विशाल गड्ढे की ओर बढ़ रही थीं। एक मुक्का, दो मुक्के, तीन मुक्के।
उसकी गति बहुत तेज थी और पलक झपकते ही उसने सैकड़ों मुक्के मार दिए। पूरा इलाका चकनाचूर हो गया और सारी टूटी हुई चट्टानें धूल में बदल गईं। सुजल और ज्यादा बहादुर होता गया और जैसे पागल हो उसकी मुट्ठियां गड्ढे पर बरस रही थीं। खालीपन टूट रहा था और बंद हो रहा था, बंद हो रहा था और टूट रहा था। आसपास के लोग हक्के बक्के एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि सुजल, जो पागल की तरह था, अचानक प्रकट हो जाएगा। बस करो। तभी उस विशाल गड्ढे से एक रोशनी निकली और सीधे सुजल को उड़ा दिया। मदन उस रोशनी के साथ बाहर निकला। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसका चेहरा बहुत उदास था। एक डरावनी हत्या की भावना उसके शरीर के चारों ओर मंडरा रही थी। तुम बेकार के मूर्ख, मदन ने दांत पीसकर सुजल को घूरते हुए कहा। लेकिन सुजल को इसकी परवाह नहीं थी। वो चिल्लाया और फिर से दौड़ पड़ा। इस बार मदन ने उसे और मौका नहीं दिया। उसकी हथेली पंजे की तरह फैली और सुजल की गर्दन पकड़ ली। उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ने लगी। मदन, रुक जाओ। ये देखकर शिवम का चेहरा बहुत बदल गया। मदन ने शिवम को ठंडे नजरों से देखा और बोला, जब कोई मरने को बेताब है तो मैं उसे पहले 10% दे दूंगा। वर्तमान मदन के पास 8 शक्तिशाली लोगों की ताकत थी। आखिरकार उसकी ताकत ऐसी नहीं थी जिसका सुजल मुकाबला कर सके। हालांकि सुजल ने पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन ये बेकार था। शिवम जानते थे कि मदन सुजल को नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने ज्यादा शब्द बर्बाद नहीं किए। उन्होंने कांस्य तलवार पकड़ी और अपना हाथ उठाकर 9 शुरुआती कटों का 5वां कट छोड़ दिया। ये एक सच्ची स्वर्ग रैंक तलवार तकनीक थी जिसकी ताकत बेजोड़ थी। शक्तिशाली तलवार की किरण ने खालीपन में कई निशान छोड़े और उसे आधा कर दिया। मदन का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने लापरवाही नहीं की और जल्दी से सुजल को छोड़ दिया। फिर उसने अपने हाथ में मुहर पकड़ी और तलवार का सामना किया। बूम! तलवार की किरण मदन की हथेली से गुजरी और उसके हाथ की मुहर को चकनाचूर कर दिया। लेकिन मदन के पास आखिरकार एक शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत थी। भले ही मुहर टूट गई, वो घबराया नहीं। मदन ने एक हाथ से पकड़ा और फिर अचानक आगे काटा। चीला! उसके सामने का खालीपन वाकई टूट गया। तलवार की किरण खालीपन में घुसी और गायब हो गई। ऐसी तकनीक लोगों को निराश करने वाली थी। मदन ने वाकई खालीपन को फाड़ दिया। हालांकि ये सिर्फ दूसरी गुप्त दुनिया का खालीपन था, फिर भी ये चौंकाने वाला था। मदन ने ठंडी हंसी हंसी, शिवम, मौजूदा मैं, भले ही तुम पूरी ताकत लगा दो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। शिवम की आंतरिक ऊर्जा पहले ही गायब होने लगी थी। उनकी पहले की जोशीली ऊर्जा अब उदास हो चुकी थी। मदन के पैर हल्के से कांपे और पलक झपकते ही वो शिवम के सामने पहुंच गया। कैसा है? ये निराशा का एहसास अच्छा है? मदन ने उदासीन अंदाज में पूछा। शिवम ने मदन को ठंडे नजरों से देखा और बोले, ये निश्चित रूप से तुम्हारी ताकत नहीं है। है तो क्या? नहीं है तो क्या? मदन ने ठंडी हंसी हंसी। उसने अचानक अपनी बाईं हथेली फैलाई और शिवम का सिर पकड़ लिया। उसकी हथेली में एक ताकत इकट्ठा हुई। शिवम को लगा जैसे उनका सिर कुचलने वाला है। दर्द असहनीय था। मदन, रुक! तभी एक परिचित आवाज अचानक मदन के कानों में गूंजी। वो पलटा और देखा कि वो मार्तंड था। इस समय मार्तंड का चेहरा बहुत जटिल था। उसने मदन को देखा और कांपती आवाज में कहा, मदन, तुम उसे छोड़ दो। मदन ने भौहें उठाईं और ठंडी हंसी हंसी, मार्तंड चाचा, बहुत समय बाद मिले। मार्तंड ने सिर झुकाया और बोले, मैं तुम्हारे पिता की अच्छे से रक्षा नहीं कर सका। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मदन का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने हंसकर कहा, रक्षा नहीं कर सके? तो तुमने मेरे पिता का बदला क्यों नहीं लिया? तुम मेरे पिता के साथ क्यों नहीं गए? मार्तंड ने मुंह खोला और तुरंत जवाब नहीं दे पाए। क्यों? अब तुम शिवम के चमचे बन गए हो। मदन ने ठंडी हंसी हंसी। मार्तंड ने मुंह खोला और समझ नहीं पाए कि कैसे जवाब देना है। मदन, अगर तुम मुझे अभी भी अपने चाचा के रूप में मानते हो तो शिवम को छोड़ दो। तुम्हारे पिता को मारने वाला वो नहीं था। मार्तंड ने अचानक सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा। मदन जोर से हंस पड़ा। उसने मार्तंड को कुछ मजे के साथ देखा और बोला, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं तो घुटनों पर बैठकर मुझसे विनती करो। मार्तंड स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर कड़वाहट की एक झलक दिखी। 100 साल से ज्यादा समय में उसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे। उसने मदन को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था, लेकिन अब उसे घुटने टेकने को कहा जा रहा था। यह एहसास वर्णनातीत था। मैं चाहता हूं कि तुम घुटने टेको। मदन ने फिर से ताकत लगाई। ठीक है, मैं टेकता हूं, मार्तंड ने दांत पीस कर कहा और फिर धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। हा 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 हा! ये देखकर मदन जोर से हंस पड़ा। उसने शिवम को नीचे फेंक दिया और फिर अपना हाथ बढ़ाकर मार्तंड को पकड़ लिया। क्या तुम सोचते हो कि तुम घुटने टेक दोगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा? क्या मजाक है? मदन ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम सबको मार डालूंगा और फिर दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को फिर से बनाऊंगा और इसका असली नियंत्रक बनूंगा।
मार्तंड का चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि मदन ने उसकी गर्दन दबा दी थी। उसने दर्द सहते हुए कांपती आवाज में कहा, मदन, पवित्र क्षेत्र जल्द ही खुलने वाला है। तुम्हारी नज़र यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्या बकवास पवित्र क्षेत्र, मदन ने गुस्से में कहा। मैं इस दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ। जो कोई इसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं पवित्र क्षेत्र नहीं जाना चाहता। मैं इस दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ। मदन का चेहरा भयानक था। उसकी गुस्से भरी चीख ने पूरी दूसरी गुप्त दुनिया को हिला दिया, जिससे वो गूंज उठी। शिवम मुश्किल से खड़े हुए। उन्होंने मदन को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मदन, इन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हारे हवाले हूँ। मदन ने शिवम को ठंडे नज़रों से देखा और बोला, मेरे हवाले? क्या तुम्हें अभी भी मुझसे सौदा करने का हक है? क्या तुम इसके लायक हो? तुम तो बस एक कीड़ा हो। शिवम ने इसका खंडन नहीं किया और आगे कहा, तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ। इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर तुम दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को फिर से बनाना चाहते हो तो तुम्हें लोगों की ज़रूरत होगी। मदन ने भौहें उठाईं और ठंडी हंसी हंसी, तुमने जो कहा उसमें दम है, लेकिन ये वजह मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी नज़रें सब पर घूमी और उसने कहा, मैं जिसे भी देखता हूँ वो मरेगा। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, मदन, ज़्यादा दूर मत जाओ। अगर मैं भागना चाहूँ तो मुझे डर है कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। ओह, तो तुम कोशिश करके देख सकते हो, मदन ने मजाकिया लहजे में कहा। शिवम ने ज़्यादा शब्द बर्बाद नहीं किए। उन्होंने सीधे चलने शब्द पर कदम रखा और बाहर निकल गए। पलक झपकते ही शिवम बिना निशान के गायब हो गए। मदन तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने मार्तंड को अपने हाथ से छोड़ दिया। वो जल्दी से चारों ओर देखने लगा, जैसे शिवम को ढूंढ रहा हो। लेकिन शिवम कहाँ था? भले ही उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना छोड़ी, वो शिवम को नहीं ढूंढ सका। कमबख्त, मदन गुस्से में आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा पूरी दूसरी गुप्त दुनिया में भर गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। मदन ने कभी नहीं सोचा था कि शिवम उसकी नाक के नीचे से भाग जाएगा। स्विश, तभी शिवम वापस लौट आए। वो थोड़ी दूर खड़े थे और ठंडे स्वर में बोले, देखा, अगर मैं भागना चाहता तो तुम मुझे बिल्कुल रोक नहीं सकते थे। मदन ने जल्दी से अपनी हथेली फैलाई और शिवम के खालीपन को सील कर दिया। लेकिन ये खालीपन आखिरकार दूसरी गुप्त दुनिया का था, तो शिवम के सामने ये बहुत नाजुक था। उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और खालीपन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस बार मदन को समझ नहीं आया कि क्या करना है। शिवम चलने शब्द को नियंत्रित कर रहे थे। अगर वो भागना चाहते तो वो वाकई उसे पकड़ नहीं सकता था। तुम उनके और मेरे बीच चुनो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम, जल्दी भागो। भले ही वो आज हमें छोड़ दे, वो कल फिर हमें पकड़ेगा। सुजल ने इस समय चिल्लाकर कहा। ये सुनकर मदन ने तुरंत कहा, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें उनके बदले ले लूंगा। शिवम ने सिर हिलाया और बोले, तुम्हें ब्रह्म नियम की कसम खानी होगी कि तुम इन्हें फिर से नहीं पकड़ोगे। मदन ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। बेशक उसका इरादा इन लोगों को छोड़ने का नहीं था, लेकिन अगर वो अब इन्हें नहीं छोड़ता तो वो शिवम को पकड़ नहीं पाएगा। थोड़ा सोचने के बाद मदन ने हंसकर कहा। उसने शिवम की मांग के मुताबिक ब्रह्म नियम की कसम खाई कि वो इन्हें फिर से नहीं पकड़ेगा। ये सब करने के बाद मदन ने शिवम को देखा और बोला, खुद यहाँ आओ। शिवम ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और मदन की ओर बढ़ गए। शिवम, सुजल और बाकी लोगों के चेहरों का रंग बहुत बदल गया। मिस्टर शिवम, जुनैद ने अपनी काली चादर निकाली और फिर से गार्डियन बनने की कोशिश की। लेकिन मदन कोई बड़ा अधिकारी नहीं था और उसे गार्डियनों के बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसलिए उसका डराने वाला प्रभाव खो गया। शिवम रुक गए। उन्होंने पलटकर भीड़ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम बाहर निकलो तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। शिवम, तुम? सुजल का चेहरा बहुत खराब था और उसकी आंखें और गीली हो गईं। ये धातु जैसा मर्द अब आंसुओं से भरा था। ये दूसरी बार थी जब शिवम ने उसकी जान बचाई थी। ये एहसान ऐसा था जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं चुका सकता था। शिवम मदन के पास पहुंचे और अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीं। मदन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ उठाया और शिवम के अंगों को तोड़ दिया। फिर उसने उसी तरीके का इस्तेमाल करके शिवम की आध्यात्मिक चेतना को सील कर दिया। इस तरह शिवम चलने शब्द का इस्तेमाल करके भी भाग नहीं सकते थे। जल्दी भागो, शिवम ने भीड़ को देखकर चिल्लाया। सुजल ने दांत पीसकर कहा, मैं नहीं जा रहा। मदन, मैं तुमसे लड़ूंगा। सुजल, अब हीरो बनने का समय नहीं है। जब तक पहाड़ है तब तक लकड़ी जलाने के लिए होगी। शंभिका और बाकी लोग जल्दी से आगे आए और सुजल का चेहरा रोक लिया। सभी लोग दूसरी गुप्त दुनिया से पीछे हट गए। जब आखिरी व्यक्ति चला गया तब शिवम ने लंबी सांस छोड़ी। शिवम, मुझे वाकई तुम्हारा निस्वार्थ भाव पसंद है, मदन ने अपने हाथ पीछे रखकर उदासीन अंदाज में कहा। लेकिन तुम जैसे लोग मेरे लिए ज्यादा परेशानी लाते हैं। शिवम ने अपनी आंखें हल्के से बंद की और बोले, तुम क्या चाहते हो? जो करना है करो।
बकवास करने की जरूरत नहीं। हा 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 हा। मदन जोर से हंस पड़ा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी मारने नहीं जा रहा। मदन ने एक हाथ से शिवम को पकड़ लिया। उसने अपनी हथेली से शिवम के माथे के बीच को छुआ और उनके माथे के बीच एक निशान डाल दिया। ये निशान साधारण निशान से अलग था। ये किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना की ताकत को नियंत्रित कर सकता था ताकि कोई बदलाव न हो। जब तक ये निशान था, शिवम के लिए कल्टीवेट करना लगभग असंभव था। फिर मदन शिवम को लेकर सीधे पहली गुप्त दुनिया के प्रवेश द्वार की ओर चला। तुम्हें ऐसे मरने देना बहुत आसान है। मैं तुम्हें असली दर्द का अनुभव कराऊंगा, मदन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि अब कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब उसे किसी ऐसे शख्स ने पकड़ लिया जो उससे कम स्किल्ड था, तो अब अपनी स्किल्स दिखाने का कोई मतलब नहीं था। शिवम ने अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीं, मानो वह पूरी तरह अपने भाग्य के हवाले हो चुका हो। इससे मदन को काफी संतुष्टि मिली। उसने जादू को कंट्रोल किया और धीरे धीरे सुरंग खोल दी। फिर मदन ने शिवम को एक हाथ से पकड़ा और सुरंग में दाखिल हो गया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उसका सिर चकराने लगा। जब शिवम ने दोबारा आंखें खोलीं तो वह पहले रहस्यमयी क्षेत्र में पहुंच चुका था। इस पहले रहस्यमयी क्षेत्र में हर तरफ ऊर्जा भरी हुई थी और छोटी छोटी इमारतें वैसी नहीं थीं जैसी शिवम ने सोची थीं। ये भी सच था कि यह जगह विशाल और कम आबादी वाली थी। अगर पर्याप्त जमीन हो तो कौन ऊंची इमारतों में रहना चाहेगा। शिवम ने गहरी सांस ली। ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं उसके रोम छिद्रों से होकर उसके शरीर में दाखिल हुईं। इस ऊर्जा ने शिवम की थोड़ी सी शारीरिक ताकत को जल्दी ही बहाल कर दिया। लेकिन चूंकि उसका दैवीय ज्ञान बंधा हुआ था, शिवम के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मदन शिवम को एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटता हुआ ले गया। दोनों एक बड़े हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जब वे दरवाजे से गुजरे तो उन्होंने एक विशाल मंच देखा। इस समय मंच के कोने में 8 लोग थे। उनके भौहों के बीच से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो चेन की तरह दिखती थी। चेन का दूसरा सिरा मानो हवा में गायब हो गया हो। उच्च अधिकारी। शिवम का चेहरा हल्का सा बदल गया जब उसने इन 8 लोगों को देखा। वे 8 उच्च अधिकारी वाकई यहाँ कैद थे। इसी तरह उन 8 उच्च अधिकारियों का शिवम को देखने का अंदाज भी बेहद अजीब था। वे नहीं चाहते थे कि शिवम उनकी इस शर्मनाक हालत को देखे, इसलिए सबने अपने चेहरे दूसरी तरफ कर लिए। बच्चे, यहाँ चुपचाप रहो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा, मदन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने फिर वही तरकीब अपनाई और एक चेन जैसी रोशनी शिवम की बाहों के बीच में दाखिल हो गई। फिर शिवम को लगा जैसे उसका दैवीय ज्ञान निकाला जा रहा हो और दर्द असहनीय था। उसका दैवीय ज्ञान उन चेनों से बंधा हुआ था और यह जादू मानो शिवम की आत्मा को जकड़ रहा था। कुल मिलाकर 9 लोग यहाँ बंधे हुए थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। इस दृश्य को देखकर मदन बेहद संतुष्ट था और वह जोर जोर से हंसने लगा। आखिरकार ये दिन आ ही गया, मदन ने ठंडे स्वर में कहा। आज से मैं इस दुनिया का शासक हूँ। शिवम ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। मदन, पवित्र क्षेत्र जल्द ही खुलने वाला है। जब पवित्र क्षेत्र के लोग आएंगे तो मुझे डर है कि तुम्हारा शासक का ताज बेकार हो जाएगा। मदन ने अचानक शिवम की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो मैं उस प्राचीन मंच को नष्ट कर दूंगा। नष्ट कर दोगे? दुनिया में 18 मंच हैं। ये 18 मंच दुनिया के हर कोने में बिखरे हुए हैं। तुम इन्हें कैसे नष्ट करोगे? शिवम ने ठहाका लगाया। वह इस बात से जरा भी चिंतित नहीं था कि मदन सारे मंच नष्ट कर देगा, क्योंकि तियानजिजी ने भविष्यवाणी की थी कि पवित्र क्षेत्र के लोग जल्द ही आएंगे और उन्हें ले जाएंगे। तुमने मुझे याद दिलाया, मदन ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुरंत लोगों को भेजकर इन 18 मंचों को नष्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो जाओ। शिवम ने अपनी आंखें हल्के से बंद की और मदन की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन मदन शिवम को ऐसे कैसे छोड़ सकता था? उसकी उंगलियों पर एक अजीब सी रोशनी चमकी। ये रोशनी बेहद विचित्र थी, मानो एक छोटा सा ब्लैक होल हो। मदन ने अपनी हाथ की रोशनी को आगे की ओर इशारा किया। एक वेंक की आवाज के साथ 9 चेनें तुरंत कांपने लगीं। तीव्र दर्द। ये सीधे दैवीय ज्ञान पर वार करता था। शिवम को सिर्फ सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसका शरीर भी ऐंठने लगा। बड़े हॉल में 8 लोगों की चीखें गूंज रही थीं। उनके चेहरे विकृत हो गए थे और उनके शरीर लगातार कांप रहे थे। कुछ लोग तो मदन से दया की भीख मांगने लगे। वे उसे रुकने की गुहार करने लगे। ये दर्द उस रक्त चूसने वाले मंच से भी ज्यादा था। लेकिन शिवम ने अपने दांत भींच लिए और एक शब्द भी नहीं बोला। इससे मदन और भड़क गया। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, तुम तो बड़ा सहन कर लेते हो। ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम कितना सहन कर सकते हो। मदन के हाथों में फिर से रोशनी चमकी और उसने चेनों के मिलन बिंदु की ओर इशारा किया। हुआलाला, 9 चेनें अचानक तेजी से कांपने लगीं। दर्द पहले से 2 गुना हो गया। 8 उच्च अधिकारी तुरंत तड़पने लगे। शिवम का माथा भी पसीने से तर हो गया। जाहिर है, ये दर्द उसके लिए भी असहनीय था।
मदन ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, धीरे धीरे मजा लो, ये तो बस शुरुआत है। ये कहकर मदन मुड़कर बाहर चला गया। पूरा कमरा चीखों से भर गया और हर उच्च अधिकारी कांप रहा था। शिवम, तुम पागल हो क्या? तुमने उसे क्यों उकसाया? बाला ने दांत पीसते हुए ये शब्द निकाले। उसे उकसाया तो क्या, वही तो तकलीफ में है। शिवम ने दर्द सहते हुए ठंडी हंसी हंसी, हाँ लेकिन तुम लोग मेरे साथ हो तो ये इसके लायक है। तुम लोगों को भी वही दर्द महसूस करना चाहिए जो मोनिका ने सहा था। ये कहकर शिवम ने अपनी आंखें हल्के से बंद की और क्रॉस लेग बैठ गया। जब से शिवम ने शुरुआत की थी उसने अनगिनत दर्द सहे थे। हालांकि इस बार का दर्द और भी तीव्र था, लेकिन उसका जुझारू स्वभाव उसे इस दर्द को सहने की ताकत देता था। 8 उच्च अधिकारी अलग थे, उनके लिए ये दर्द उन्हें मार डालने से भी बदतर था। शिवम चाहता था कि ये 8 उच्च अधिकारी भी वही दर्द सहें, भले ही उसे खुद भी वही दर्द सहना पड़े। तुम पागल। बाला इतने दर्द में था कि वह लगभग बेहोश हो गया था। दूसरी ओर शिवम क्रॉस लेग बैठा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहना शिवम का निजी मंत्र बन चुका था। उसे दर्द की परवाह नहीं थी। जब तक वह मर नहीं जाता तब तक उसके पास मौका था। इस समय शिवम के पास केवल 2 रास्ते थे। पहला, उसे टाइडैन के जागने का इंतजार करना था। वह सर्वशक्तिमान क्षेत्र के शिखर पर था। अगर वह जाग गया तो मदन का कोई मुकाबला नहीं था। दूसरा, उसे युद्ध शब्द तकनीक का 5वां स्तर समझना था। एक बार जब वह 5वां स्तर समझ लेगा तो उसे मदन को हराने का मौका मिलेगा। हालांकि शिवम की आत्मा इन चेनों से बंधी हुई थी जिससे दूसरों के लिए साधना करना असंभव था, लेकिन इससे शिवम को युद्ध शब्द सूत्र समझने में कोई रुकावट नहीं थी। क्योंकि युद्ध शब्द सूत्र सिर्फ एक पंक्ति के शब्द थे, जैसे ताओ को समझना। अगर इसे पूरी तरह समझ लिया जाए तो ऊर्जा पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना, इसलिए शिवम ने अपनी उम्मीदें युद्ध शब्द सूत्र पर टिका दी। ये सुनने में आसान लगता था लेकिन करना बेहद मुश्किल था। युद्ध सूत्र को समझना पहले से ही बहुत मुश्किल था, इस तीव्र दर्द में तो और भी मुश्किल। शिवम ने कुछ बार कोशिश की लेकिन वह इस दर्द को नज़रअंदाज नहीं कर पाया, न ही वह अपने दिमाग को शांत कर पाया। लगता है पहले मुझे इस दर्द को पार करना होगा, शिवम ने सोचा। 8 उच्च अधिकारी कई बार दर्द से बेहोश हो चुके थे। उनके शरीर पसीने से तर थे और वे लगभग टूट चुके थे। कुछ उच्च अधिकारियों ने तो आत्मविस्फोट करके दर्द खत्म करने का भी सोचा। दुर्भाग्य से मदन के जादू के तहत उनके पास आत्मविस्फोट करने की क्षमता भी नहीं थी। शिवम ने कुछ बार कोशिश की लेकिन वह उस अवस्था में नहीं पहुंच पाया। उसने बस अपनी आंखें खोली और उन 8 लोगों की ओर देखा। दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के बड़े बड़े अधिकारी और ऐसी हालत में आ गए। शिवम ने तंज कसा, तुमने ये सब खुद बुलाया, अब तुम अपने किए की सजा भुगत रहे हो। बाला ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम न होते तो हम इस हाल में न होते। शिवम ने आश्चर्य से कहा, ये क्या बकवास है, इसका मुझसे क्या लेना देना। बाला ने मुंह खोला और कुछ बोलना चाहा लेकिन दर्द से बेहोश हो गया। अरे जल्दी बोलो, मरे हुए बनने की कोशिश मत करो, शिवम ने गाली दी। लेकिन बाला बिल्कुल नहीं हिला, मानो वह मर चुका हो। मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, कुछ उच्च अधिकारी दुखी होकर चिल्लाए। ऐसा लग रहा था कि वे अब और दर्द सहन नहीं कर सकते। उन्हें इस हाल में देखकर शिवम को बहुत मजा आ रहा था। काश इसे रिकॉर्ड करने का कोई तरीका होता, मैं इसे जरूर रिकॉर्ड करके मोनिका को दिखाता, शिवम ने सोचा। इस समय सुजल और बाकी लोग दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र से भागकर डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन पहुंच चुके थे। किसी भी हादसे से बचने के लिए पवेलियन मास्टर ने अगुवाई की और हेवन गेट वापस लौट गए और सभी को अस्थायी रूप से तितर-बितर कर दिया। कुछ ने शेंग किंगडम जाने का फैसला किया जबकि कुछ ने अस्थायी रूप से स्वतंत्र रहने का। पवेलियन मास्टर और बाकी लोग जल्दी ही डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन लौट आए। सुजल बुरी तरह घायल था। सौभाग्य से पवेलियन मास्टर ने उसकी चोटों का इलाज किया जिससे वह काफी जल्दी ठीक हो गया। हमें शिवम को बचाने का कोई तरीका सोचना होगा, सुजल ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अब हम किससे मदद मांग सकते हैं? मदन के पास सर्वशक्तिमान की ताकत है और दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हम उसे कैसे बचा सकते हैं? कुलदीप ने पास से कहा। यह सुनकर सुजल ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तो फिर हम उसे नहीं बचाएंगे। अगर तुम डर गए हो तो यहाँ से निकल जाओ। कुलदीप थोड़ा असहाय लग रहा था। उसका पतला शरीर सुजल के हाथों में किसी मुर्गी की तरह था। सुजल, गुस्सा मत करो। कुलदीप का मतलब वो नहीं था, शंभिका ने बीच बचाव करते हुए कहा। उसका मतलब क्या था? सुजल की आंखें खून से लाल थीं और वह गुस्से में चिल्लाया। शंभिका ने कड़वी मुस्कान दी और कहा, हमें उसे बचाना है लेकिन हमें एक सही रणनीति सोचनी होगी। हम सीधे टक्कर नहीं ले सकते। ये सुनकर सुजल ने कुलदीप को छोड़ दिया। वह गुस्से में बोला, मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है।
तुम लोग जल्दी कोई तरीका सोचो। अगर कोई तरीका नहीं सूझा तो मैं पहले रहस्यमय क्षेत्र में जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं उसके साथ मर जाऊंगा। ये कहकर सुजल मुड़कर अपने कमरे में चला गया। जुनैद ने अपना सिर खुजलाया और बोला, क्या मैं फिर से गार्डियन का रोल निभाऊं? ये बेकार है। पवेलियन मास्टर ने इस विचार को खारिज कर दिया। मदन कोई उच्च अधिकारी नहीं है। उसे गार्डियन के लिए कोई खास लगाव नहीं है। जब गार्डियन एक बार प्रकट हो चुका है तो वह दूसरी बार भी प्रकट हो सकता है, रेहान ने कहा। पवेलियन मास्टर ने सिर हिलाया, मेरा विचार अलग है। पिछले बार वह काले लबादे में आया था, इसका मतलब है कि वह अपनी असली पहचान नहीं दिखाना चाहता। वह बस मौके का फायदा उठा रहा था। इस बार वह निश्चित रूप से नहीं आएगा, और मेरी उसे समझ के आधार पर वह शिवम की हर चीज में रक्षा नहीं करेगा। वह अपनी पत्नी की भी परवाह नहीं करता, पवेलियन मास्टर ने गहरे स्वर में कहा। दृश्य शांत हो गया। किसी ने कोई आवाज नहीं की। सभी ने मदन की ताकत को अपनी आंखों से देखा था। कौन उसका विरोध करने की हिम्मत करता? इस समय मदन ने दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन पर फिर से कब्जा कर लिया था। अपने पुराने ऑफिस में बैठकर मदन भावनाओं से भरा हुआ और बेहद संतुष्ट था। इस बार पिछली बार से अलग था। पिछली बार जब उसने दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन पर कब्जा किया था, वह सिर्फ एक कठपुतली था। इस बार वह वाकई इस संगठन का मालिक था। मार्तंड उसके पास खड़ा था, उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था। जाहिर है मदन ने उसे सबक सिखाया था। मार्तंड अंकल, मेरे पिता के साथ आपके रिश्ते को देखते हुए मैं आपको एक और मौका दे सकता हूं, मदन ने हल्के स्वर में कहा। मार्तंड ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, मानो वह कुछ पूछना चाहता हो। क्या? अगर कुछ कहना है तो बोलो, मदन ने हल्के स्वर में कहा। मार्तंड ने मुंह खोला और बोला, यंग मास्टर मदन, आपने शिवम के साथ क्या किया? ये सुनते ही मदन के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने अपनी हथेली मार्तंड की छाती पर दे मारी। इस हथेली ने मार्तंड की पसलियां तुरंत तोड़ दीं। लगता है तुम बहुत ध्यान रखते हो, मदन ने ठंडे स्वर में कहा। उस लड़के ने तुम्हें कौन सी जादुई दवा दी? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा मालिक कौन है? मार्तंड जमीन से उठा और एक शब्द भी नहीं बोला। मदन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मुझे अभी लोगों की जरूरत न होती तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें उसका नाम फिर से नहीं लेना चाहिए, वरना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मार्तंड ने और कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर नीचे कर लिया। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुरंत सैनिकों की भर्ती करो और संगठन को फिर से खड़ा करो, मदन ने उदासीन स्वर में कहा। और क्या पवित्र क्षेत्र के लिए कुछ सर्वशक्तिमान लोग नहीं आए हैं? उन सभी को ढूंढो और मेरे लिए काम करने को कहो, वरना मैं उन सभी को मार डालूंगा। ये निश्चित रूप से एक जबरदस्त ताकत थी। अगर सारे सर्वशक्तिमान लोग दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में इकट्ठा हो गए तो शायद कोई भी मदन का विरोध नहीं कर पाएगा। ... पहले रहस्यमय क्षेत्र के मुख्य हॉल में चीखें जारी थीं। शिवम को ये सुनकर थोड़ी चिढ़ हो रही थी। वह चिल्लाया, बस करो ये लगातार रोना धोना, औरतों की तरह। तेरी... बाला ने गाली दी। अगर तुम न होते हम कभी इस हाल में न पड़ते। शिवम ने उसकी ओर देखा और ठंडी हंसी हंसी, ओह तुम जाग गए। बताओ इसका क्या मतलब है? बाला ने ठंडी हंसी हंसी। वह जाहिर तौर पर शिवम की ओर ध्यान नहीं देना चाहता था। शिवम ने ठहाका लगाया, बोलना नहीं चाहते है ना? ठीक है, जब मदन आएगा मैं उसे और भड़काऊंगा और तुम सबको और ज्यादा तकलीफ दूंगा। ये शब्द सुनते ही 8 उच्च अधिकारियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। बाला का रवैया बदल गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, तू बड़ा शातिर है। ये कहकर बाला ने शिवम को पूरी कहानी सुनाई। सुनने के बाद शिवम ने ठंडी हंसी हंसी, तुम लोग वाकई बेवकूफ़ हो। जिसे चाहे उस पर भरोसा कर लेते हो। तुम्हें मदन पर भरोसा है। बेशक शिवम को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे किस पर भरोसा करते हैं। उसे उस जादू की परवाह थी जिसका बाला ने जिक्र किया। इस तरह का जादू सभी की ताकत को एक व्यक्ति में इकट्ठा कर सकता था। ये तो बस एक गॉडली स्किल थी। जब तुम लोग मुझे बाद में ये जादू सिखाओगे तो मैं शायद तुम्हें आसानी से मरने दूं, शिवम ने बुदबुदाया। बाला ने ठंडी हंसी हंसी, तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए कि यहाँ से कैसे निकलना है। शिवम ने उसका जवाब नहीं दिया। उसने थोड़ा सोचा और कहा, वैसे तुम लोग मेरे पिता से बहुत डरते हो, है ना? तुम नहीं डरते, बाला ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। शिवम ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और पूछा, वैसे गार्डियन की ताकत आखिर है क्या? पता नहीं, बाला ने बुरे मूड में कहा। शिवम ने इस सवाल को और नहीं पूछा। उसने थोड़ा सोचा और कहा, वैसे तुम लोगों को मोनिका का खून क्यों चाहिए था? ये सवाल तुम्हें मुझे बताना होगा, बाला ने दर्द सहते हुए कहा, क्योंकि उसका खून बहुत ताकतवर है। बस इतना ही? नहीं, ये सही नहीं है, शिवम ने बुदबुदाया। जहां तक मुझे पता है मेरा खून और मोनिका का खून मिलकर और भी ज्यादा ताकतवर शक्ति दिखा सकता है। सही कहा ना? इस विषय को सुनते ही बाला का चेहरा अचानक बदल गया।
उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर थोड़ा उत्साह दिखने लगा। क्या हुआ? शिवम ने पूछा। बाला ने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए कहा, शिवम, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। क्या कहते हो? डील? शिवम ने आश्चर्य से बाला की ओर देखा। बाला ने कृतज्ञता से हंसते हुए कहा, सच बताऊं, मेरे पास अभी भी मोनिका का खून है। जैसा तुमने कहा, तुम वाकई मोनिका के खून के साथ मिलकर बेमिसाल ताकत दिखा सकते हो। शिवम ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि उसे थोड़ा असहज लगा, फिर भी उसने बाला को आगे बोलने का इशारा किया। इस समय बाला को दर्द भी भूल गया था। वह बोला, मैं तुम्हें मोनिका का खून दे सकता हूं और इस खून के दबाव के बदले हमारी जान बचा सकता हूं। क्या कहते हो? शिवम चुप रहा। दरअसल शिवम इन लोगों को अभी के अभी टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। उनके लिए जिंदा रहना असंभव था। शिवम, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे खून के मिलन से जो फायदा होगा वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा होगा, बाला ने याद दिलाया। मैं तुम्हें ये भी बताने से नहीं डरता कि मैंने मोनिका को इसलिए ले गया था ताकि तुम दोनों के खून का मिलन न हो सके। बाद में मुझे पता चला कि यह खून दूसरों के लिए भी उपयोगी है। मोनिका के खून का मुद्दा उठने पर शिवम के दिल में गुस्से की लहरें उठीं। इससे बाला और बाकियों के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई। नहीं, शिवम ने बार बार सोचने के बाद सिर हिलाया। वह ठंडे स्वर में बाला की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारे मरने के बाद भी मैं ये खून ले सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम नहीं बचेंगे तो मैं ये खून तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा? बाला ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है। बाला ने शिवम की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। शिवम ने भौहें सिकुड़ीं। वह वाकई इस खून के मिलन की ताकत के बारे में काफी उत्सुक था। और अगर वह इस ताकत को हासिल कर लेता तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती। मैं सिर्फ तुम्हें बख्शने का वादा कर सकता हूँ, शिवम ने थोड़ा हिचकिचाने के बाद ठंडे स्वर में कहा। ये सुनते ही बाला ने तुरंत भौहें सिकुड़ीं। नहीं, हम उसे बिल्कुल सहमत नहीं कर सकते। बाकी उच्च अधिकारी तुरंत घबरा गए। शिवम ने ठहाका लगाया, अगर तुम सहमत नहीं होते तो भी ठीक है। वैसे भी पवित्र क्षेत्र जल्द ही खुलने वाला है। मैं मोनिका से जल्द ही मिल लूंगा। इस समय बाला भी थोड़ा उलझन में था। ये उच्च अधिकारी उसके प्यारे रिश्तेदार और दोस्त थे। बाला वाकई उन्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद बाला ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, डील पक्की। जीवन और मृत्यु के सामने हर कोई स्वार्थी होता है और बाला भी इसका अपवाद नहीं था। बाला, तुम? उन उच्च अधिकारियों में तुरंत गुस्सा भर गया। लेकिन बाला उनकी परवाह नहीं कर सका। जब तक वे जिंदा थे तब तक उम्मीद थी। शिवम ने गहरे स्वर में कहा, खून कहाँ है? मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, बाला ने सिर हिलाया। उसने उन कुछ चेनों की ओर इशारा किया और बोला, तुम्हें पहले यहाँ से निकलने का तरीका सोचना होगा। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल में बोला, लगता है मुझे जल्द से जल्द युद्ध शब्द मैनुअल का 5वां स्तर समझना होगा। हाँ, सही कहा। इस समय बाला फिर बोला, न सिर्फ तुम मुझे नहीं मार सकते बल्कि तुम मेरी साधना को नष्ट नहीं कर सकते और न ही मुझे चोट पहुंचा सकते हो। ये कहना होगा कि यह बूढ़ा बाला बेहद चालाक था। उसने पहले ही शिवम के मन की बात भांप ली थी। हालांकि शिवम को अच्छा नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने आखिरकार सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं मान गया। एपिसोड 1156। बाला ने राहत की सांस ली, जबकि आसपास के बड़े लोग तुम्हें लगातार कोस रहे थे। लेकिन इस वक्त बाला को कोई परवाह नहीं थी। वह बहरेपन का ढोंग करके सुनने से इनकार कर रहा था। समय तेजी से बीता और पलक झपकते ही 2 दिन गुजर गए। इन 2 दिनों में मदन व्यस्त था अपनी सेना भर्ती करने में, इसलिए वह पहले रहस्यमय क्षेत्र में नहीं आया। 2 दिनों के बाद शिवम किसी तरह दर्द सहन करके युद्ध सूत्र का अध्ययन कर पाया। उसने और समय बर्बाद नहीं किया और युद्ध सूत्र में पूरी तरह डूब गया। ... मदन, जिसने 8 बड़े अधिकारियों की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इस समय पूरे जोश में था। उसने न केवल ढेर सारे लोगों को भर्ती किया बल्कि दुनिया के सभी शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी इकट्ठा किया। दिल्ली के मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के चर्चा हॉल में मदन चर्चा हॉल के सामने वाली विशाल कुर्सी पर बैठा और चुपचाप भीड़ को देख रहा था। एक नज़र में वहां वास्तव में 10 से ज़्यादा शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। इन लोगों की आंतरिक ऊर्जा थोड़ी सूखी थी और उनकी ताकत चंदेल के बराबर थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उचित घमंड बनाए रखा। आखिरकार वे 1000 साल पहले ही शीर्ष विशेषज्ञ थे। मदन ने भीड़ पर नजर डाली और शांतिपूर्वक कहा, दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को फिर से बनाना होगा और मेरा लक्ष्य भी बहुत साधारण है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन अभूतपूर्व रूप से ताकतवर बने। हमेशा से दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की मुख्य ताकतें बैंगनी रंग का लबादा और काला सोना तोप थीं। पहले का बैंगनी लबादा सिर्फ एक मार्शल मार्क्वेस था, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि शक्तिशाली लोग बैंगनी लबादा बने। यानी यहां मौजूद हर कोई। इन शब्दों के साथ ही नीचे मौजूद कई शक्तिशाली विशेषज्ञों के चेहरों पर उपहास की एक झलक दिखी।
अज्ञानी बच्चे, तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का अंदाजा नहीं है, एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ने ठंडे स्वर में कहा। हम सैकड़ों सालों तक सील में रहे हैं, तुम्हारे देश के साथ खेलने के लिए नहीं। तुम्हारी नज़रों में दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन हमारे लिए बेकार है। बिल्कुल, इस जन्म में हम पवित्र क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, न कि तुम्हारे लिए काम करना। मदन को उनके रवैये का पहले से ही अंदाजा था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और कई शक्तिशाली विशेषज्ञों को ठंडे नज़रों से देखते हुए बोला, इस दुनिया में ताकत सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही तुम सब शक्तिशाली क्षेत्र में हो, अपनी घमंड को छोड़ दो और मेरे लिए काम करो, वरना मेरे लिए मर जाओ। ये कहते हुए मदन ने अचानक अपनी हथेली फैलाई और एक चमकदार रोशनी ने एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को ढक लिया। उस शक्तिशाली व्यक्ति का चेहरा बहुत बदल गया और उसने जल्दी से हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन उसकी ताकत सिर्फ आधे कदम की थी, वह मदन का मुकाबला कैसे कर सकता था। जैसे ही वे टकराए, उस शक्तिशाली व्यक्ति का शरीर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। मदन ने हल्के से हंसा और उसकी हथेली फिर से चमकी, उस शक्तिशाली व्यक्ति की आत्मा को अपने नंगे हाथों से कुचल दिया। ये दृश्य देखकर कई शक्तिशाली व्यक्तियों के चेहरे की रंगत कुछ बिगड़ गई। मदन के इस क्रूर कृत्य ने उन्हें डरा दिया। कोई और है जो संतुष्ट नहीं है, मदन ने हाथ पीछे करके उदासीनता से कहा। विभिन्न शक्तिशाली विशेषज्ञ एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कि एक पल के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अगर उन्होंने आज मदन की बातों से सहमत नहीं किया तो उन्हें डर था कि वे वाकई यहाँ मर जाएंगे। ऐसे में वे सैकड़ों साल तक व्यर्थ में इंतजार करते। हम तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हैं। अंत में एक शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने मदन को देखा और कहा, हालांकि हमारी एक शर्त है। पवित्र क्षेत्र खुलने के बाद हमें अपनी आज़ादी वापस मिलनी चाहिए। ये हमारी आखिरी शर्त है। तुम्हारी अभी भी कोई शर्त है? मदन ने भौहें उठाईं और हंसते हुए कहा। उस शक्तिशाली व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि तुम्हारी वर्तमान ताकत हमसे ऊपर है। अगर हम अपना रक्तसार जलाते हैं और अपनी चरम स्थिति में वापस आते हैं तो ये कहना मुश्किल है कि कौन मजबूत है। मदन जोर से हंसा, क्या तुम लोग अपना रक्तसार जलाने को तैयार हो? तुम सब इसके परिणाम जानते हो। बिल्कुल, रक्तसार जलाने की कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन हमने पवित्र क्षेत्र के लिए इतने साल इंतजार किया है, उस शक्तिशाली व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। अगर हम पवित्र क्षेत्र में नहीं जा सकते तो हमारे लिए आखिरी शानदार दिन ही बेहतर है। ये सुनकर मदन की भौहें सिकुड़ गईं। अगर इतने सारे शक्तिशाली लोग पागल हो गए तो यह वाकई परेशानी भरा होगा। थोड़ा सोचने के बाद मदन ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान लेता हूँ, लेकिन पवित्र क्षेत्र खुलने से पहले तुम्हें मेरे आदेश मानने होंगे। सौदा तय। नीचे मौजूद कई शक्तिशाली व्यक्तियों ने सहमति दी। 1 महीना काफी था। 1.5 दर्जन शक्तिशाली व्यक्ति इस दुनिया को झकझोरने के लिए काफी थे। इसके अलावा एक बार सरणी मंच नष्ट हो गए तो पवित्र क्षेत्र में जाना असंभव हो जाएगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि वर्तमान मदन के पास एक देश से बात करने की क्षमता थी। मदन ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले उसने दिल्ली में मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की प्रतिष्ठा को फिर से बनाया और मार्शल आर्ट्स की दुनिया को दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के पुनर्निर्माण की सूचना दी। फिर उसने कई शक्तिशाली व्यक्तियों को दुनिया भर में 18 सरणी मंचों की खोज के लिए भेजा। बेशक मदन ने इन शक्तिशाली व्यक्तियों को सरणी मंचों की खोज का उद्देश्य नहीं बताया, वरना ये शक्तिशाली व्यक्ति शायद मदन के खिलाफ पूरी ताकत से जुट जाते। दिव्य कीमियागर मंडप में सभी ने कई दिनों तक कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सही तरीका नहीं मिला। मदन के पार जाने की बात तो छोड़ ही दो, उन्हें यह भी नहीं पता था कि पहले गुप्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश करना है। धिक्कार है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरकार सुजल, जिसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, ने अपने शरीर पर बंधी पट्टियों को तोड़ दिया। वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चल पड़ा। सुजल, तुम क्या कर रहे हो? पवेलियन मास्टर ने ठंडे स्वर में पूछा। सुजल ने अपनी मुट्ठी बांधी और ठंडे स्वर में कहा, मैं सुजल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुआ हूँ, न कि नाले के चूहे की तरह डरने के लिए। एक पुरुष के रूप में मैं अंतिम सांस तक टिकने वाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा। ये कहते हुए सुजल ने बड़े कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। सुजल को जाते देख किसी ने तुरंत चिल्लाया, सुजल, अगर तुम अब गए तो तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तो मुझे मरने दो, इस तरह जीने से बेहतर है कि मैं लड़ाई में मर जाऊं। सुजल बेहद जिद्दी था और उसका पूरा शरीर लड़ने की इच्छा से भरा हुआ था, मानो वह लड़ने के लिए ही पैदा हुआ था और उसे डर का कोई एहसास नहीं था। बज इस पल में पीछे से एक अत्यंत पवित्र रोशनी ने हमला किया। ये रोशनी एक बड़े जाल की तरह थी जो सुजल को ढक रही थी और उसके कदमों को रोक रही थी। सुजल ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि जितना वह छटपटाता, ये रोशनी उतनी ही कसती जाती। मुड़कर देखने पर उसने देखा कि जादू करने वाली शंभिका थी।
शंभिका की 10 उंगलियों से मकड़ी के जाले की तरह रोशनी निकल रही थी, जो सुजल को ढके हुए थी और उसे हिलने नहीं दे रही थी। मुझे छोड़ दो, सुजल ने गुस्से में चिल्लाया। शंभिका ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। सुजल ने अपनी मुट्ठियां बांधी और दांत पीसते हुए कहा, मिस शंभिका, मैं तुम पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। शंभिका भी बेहद सख्त थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, चलो हमला करो। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो पहले मुझे मार दो। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया, सुजल ने जोर से चिल्लाया और तुरंत एक रक्त लाल रोशनी फट पड़ी। इस भयानक विस्फोटक शक्ति ने वास्तव में उस रोशनी को तोड़ दिया। उसने एक कड़ाही के आकार की मुट्ठी पकड़ी और शंभिका की ओर दौड़ा। रुक जाओ। इस पल में पवेलियन मास्टर अचानक दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ। उसने ठंडे चेहरे के साथ कहा, तुम दोनों रुक जाओ, मैं दाव रक्षक से पूछने जाऊंगी। ये सुनकर सुजल ने आखिरकार अपनी मुट्ठी ढीली की। उसने पवेलियन मास्टर को देखा और कहा, पवेलियन मास्टर, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? पवेलियन मास्टर की आवाज़ कुछ ठंडी थी। तुम सब दिव्य किमियागर मंडप में रहो, मैं अभी दाव रक्षक को ढूंढने निकलती हूँ। ये कहने के बाद पवेलियन मास्टर मुड़ी और दरवाजे से बाहर चली गई। सबने पवेलियन मास्टर की पीठ को देखा और एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वह वाकई दाव रक्षक को ढूंढने गई। क्या यह नहीं कहा गया था कि दाव रक्षक को ढूंढना मुश्किल है? क्या ये वाकई इतना आसान था? हालांकि सभी के मन में कुछ संदेह था, लेकिन वे ये भी समझ गए कि शायद यह अभी के लिए एकमात्र रास्ता था। ... पहले रहस्यमयी क्षेत्र में शिवम ने अपनी आंखें थोड़ा बंद कर रखी थीं और युद्ध सूत्र का अध्ययन कर रहा था। इस बीच आसपास के बड़े लोग अभी भी चिल्ला रहे थे और कराह रहे थे। इस तरह के दर्द के तहत उन्होंने जीने की इच्छा भी खो दी थी। साथ ही वे शिवम की कुछ हद तक प्रशंसा भी करते थे। इस लड़के की अनुकूलन क्षमता वाकई असामान्य थी। भले ही वह शक्तिशाली क्षेत्र में था, वह इतने दर्द में था कि उसका पूरा शरीर पसीने से तर था, लेकिन ये शिवम इस स्थिति में भी एक जादू का अध्ययन कर पा रहा था। ये वाकई अनसुना था। बाला ने शिवम को देखा, जिसकी आंखें थोड़ा बंद थीं, और उसे कुछ डर सा लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के शासन को एक हाथ से उखाड़ फेंक पाया। ऐसी दृढ़ता वाकई अनसुनी थी। अगर यह बच्चा नहीं मरता तो यह भविष्य में निश्चित रूप से एक महान प्रतिभा बनेगा, बाला ने अपने दिल में आह भरी। शिवम ने अपनी आंखें बंद की और युद्ध सूत्र का अध्ययन जारी रखा। यह एक लंबा प्रोजेक्ट होने वाला था। जादू का अध्ययन करने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी, इसलिए उसे धीरे धीरे करना था। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। इन 5 दिनों में मदन की मेहनत की बदौलत दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को आखिरकार फिर से बनाया गया। छिपे हुए शक्तिशाली व्यक्तियों की भागीदारी के कारण दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का पैमाना पहले की तुलना में और भी समृद्ध था और इसकी ताकत और भी मजबूत थी। ऐसी शक्तिशाली ताकत के साथ यहाँ तक कि अधिकारियों को भी चिंता होने लगी। मदन के बेतरतीब विस्तार के साथ कौन जानता था कि वह भविष्य में क्या करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मार्शल आर्ट्स की दुनिया के अलावा मदन ने विभिन्न कुलीन परिवारों में भी अपनी पहुंच बढ़ाई थी, इसे पूंजी के साथ जोड़ते हुए। ये निश्चित रूप से एक छिपा हुआ खतरा था, एक विनाशकारी कारकों वाला खतरा। रौनक अपने ऑफिस में बैठा था, उसका चेहरा बेहद उदास था। कमांडर रौनक, अब जब शिवम की जिंदगी और मौत का कोई अता पता नहीं है, कोई भी मदन का विरोध नहीं कर सकता, किसी ने पास से याद दिलाया। रौनक ने सिगरेट का एक कश लिया और एक शब्द नहीं बोला। अगर वाकई कोई रास्ता नहीं निकलता तो हमें शायद मदन के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और फिर सह अस्तित्व चुनना होगा, किसी ने सुझाव दिया। रौनक का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने हाथ हिलाया और डांटा, बिल्कुल नहीं, कतई अनुमति नहीं। मदन जैसे इंसान के लिए अगर उसे थोड़ी सी धूप दी जाए तो वह चमक उठेगा। उसके साथ सह अस्तित्व, फिर तो उसे और दिखावा करना होगा। कमांडर रौनक, हम बस समय के लिए टालमटोल कर रहे हैं और युद्ध को टाल रहे हैं, किसी ने कहा। हाँ, इस समय उसके साथ झगड़ा करना अच्छा नहीं है। रौनक ने दांत पीसे। उसकी मुट्ठी ने मेज पर जोर से मारा और मेज तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। शिवम, क्या तुम वाकई ऐसे खत्म होने वाले हो? रौनक की आंखें चमकी और उसने एक लंबी आह भरी। उस समय रेहान के पास भी दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को जड़ से उखाड़ फेंकने की उम्मीद थी, लेकिन अंत में वह फिर भी असफल रहा। क्या आपका शिवम वही गलती दोहराने वाला था? ... पहले गुप्त क्षेत्र में शिवम न तो बहुत तेजी से और न ही बहुत धीरे धीरे युद्ध सूत्र को समझ रहा था। बाला, तुम नीच इंसान, पास में एक बड़ा व्यक्ति दांत पीसते हुए बोला। सब कुछ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। अब तुम, इसकी शुरुआत करने वाला, सबसे पहले भागने वाला है। बाला ने उदासीनता से कहा, जब आपदा आती है तो हम सब अलग अलग उड़ जाते हैं। मैं खुद को भी नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारी परवाह कैसे कर सकता हूँ? हाँ, अगर मैंने तुम्हारी बकवास नहीं सुनी होती तो यह मदन इतनी शक्ति प्राप्त नहीं करता।
एक बड़े व्यक्ति ने उदास चेहरे के साथ कहा, अगर हम नहीं जी सकते तो यह मत सोचो कि तुम अच्छे से जी पाओगे। बाला उनकी परवाह नहीं कर रहा था। अब जो भी कहता वह बकवास था। इस पल में दरवाजा अचानक खुला। मदन, जो कई दिनों से नहीं दिखा था, आज आखिरकार यहाँ आया। उसने अपने हाथ पीछे रखे और भीड़ को देखा। उनके दर्दनाक और थके हुए चेहरों को देखकर मदन बेहद संतुष्ट था। उसने ताली बजाई और उदासीनता से कहा, कैसा है? अच्छा लग रहा है। कमरा शांत था और कोई नहीं बोला। मदन हंसा और बोला, जो दूसरों को धमकाते हैं वे दूसरों द्वारा धमकाए जाते हैं। ये वह कीमत है जो तुम्हें चुकानी चाहिए। मदन, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। इस समय 8 बड़े व्यक्तियों में एकमात्र महिला बड़ा व्यक्ति बोली। ओह, मेरे साथ सौदा? मदन ने भौहें उठाईं। उसने उस महिला बड़े व्यक्ति को देखा और उसकी आंखों में उपहास की एक झलक दिखी। क्या तुम अपना शरीर बेचना चाहती हो या अपनी आत्मा? मदन ने ठंडे स्वर में कहा। महिला बड़ा व्यक्ति ने बाला को देखा और कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी, बदले में मेरी जान बख्श दो। कैसा है? ओह, क्या रहस्य? मदन थोड़ा आश्चर्यचकित था। महिला बड़ा व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सिर्फ इतना वादा कर सकती हूँ कि यह रहस्य तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। मदन ने थोड़ी रगड़ी। उसने महिला बड़े व्यक्ति को देखा और कहा, ठीक है, अगर यह रहस्य वाकई मेरे लिए उपयोगी है तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। महिला बड़ा व्यक्ति ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने बाला को ठंडे नजरों से देखा और कहा, उसका शिवम के साथ एक समझौता है। वह भागने की सोच रहा है। इसके अलावा बाला के पास मोनिका का खून है। बाला का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। यहाँ तक कि शिवम भी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। एलिसन, तुम? बाला के चेहरे पर गुस्से की एक झलक दिखी। एलिसन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें अकेले जीने दूंगी? सपने में? मदन, ये शिवम भागने की योजना बना रहा है। एक बार जब वह भाग जाता है, बाला मोनिका का खून शिवम को देगा ताकि उसकी ताकत बढ़े। एलिसन ने मदन को देखते हुए कहा, हाँ, एलिसन सही कह रही है। हमने यह अपने कानों से सुना। अन्य बड़े व्यक्तियों ने देखा कि यह चाल काम कर रही थी और जल्दी से इसका पालन किया, जैसे कि वे अपनी जान के बदले मौका लेना चाहते थे। मदन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और शिवम को देखते हुए कहा, टस्क टस्क, अब तक तुम ईमानदार नहीं हो रहे। शिवम ने एक शब्द नहीं कहा। वह शांत और संयमित दिख रहा था, लेकिन वास्तव में उसके दिल में तूफान मच रहा था। मदन ने हंसते हुए कहा, बाला, क्या तुम्हारे पास वाकई मोनिका का खून है? मुझे ये खून कहाँ से मिलेगा? अगर मेरे पास होता तो मैं खुद इसे मिला लेता, बाला ने ठंडे स्वर में कहा। मदन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे शरीर की तलाशी लेकर पता कर लूंगा कि तुम्हारे पास है या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इसे अभी सौंप देते हो तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर मुझे यह मिला तो तुम खुद परिणाम सोच लो। ये कहते हुए मदन बाला की ओर बढ़ा और तलाशी शुरू कर दी। हालांकि एक चक्कर तलाशी लेने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। खून का कोई निशान नहीं था। मदन ने भौहें सिकुड़ी और एलिसन को ठंडे नजरों से देखा। एलिसन ने जल्दी से कहा, उसने इसे जरूर छुपाया है। यह उसके पास नहीं है। इस पल में शिवम को अचानक एक विचार आया और वह ठंडे स्वर में हंसने लगा। उसने पास से तंज कसा, मदन, मैंने कहा था कि तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम अभी भी नहीं मानते। मदन ने अचानक शिवम को देखा और उसका हाथ उठाकर शिवम के चेहरे पर थप्पड़ मारा। शिवम, क्या तुम स्थिति नहीं समझते? तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? मदन ने उदास चेहरे के साथ कहा। शिवम ने तंज कसना जारी रखा, क्योंकि तुम वाकई बेवकूफ़ हो। यह एलिसन स्पष्ट रूप से तुमसे झूठ बोल रही है। क्या तुम यह नहीं देख सकते? मदन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? शिवम ने उदासीनता से कहा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इस एलिसन ने दावा किया कि बाला के पास मोनिका का खून है और कहा कि उसने इसे छुपाया है। आगे क्या होगा? मदन ने एक पल सोचा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे इस बाला को खून ढूंढने के लिए रास्ता दिखाने देना होगा। बिल्कुल, शिवम खुशी से उछल पड़ा। ये बेवकूफ़ उसके जाल में फंस गया था। इस तरह बाला को भागने का मौका मिलेगा। आखिरकार वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। समय के साथ वह निश्चित रूप से अपनी चरम स्थिति में वापस आ जाएगा। उस समय मुझे डर है कि तुम्हारी स्थिति खो जाएगी। पास में खड़ी एलिसन तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से समझाया, ये शिवम तुमसे झूठ बोल रहा है। उसके शब्दों पर विश्वास मत करो। शिवम बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने अपनी आंखें थोड़ा बंद की और कहा, मदन, तुम्हें क्या लगता है कि बाला का मेरे साथ काम करने की संभावना ज़्यादा है या एलिसन के साथ काम करने की? यह मत भूलो, ये 8 लोग सैकड़ों सालों से एक साथ हैं। मदन का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। उसकी बुद्धिमानी से भरी आंखें एलिसन को ठंडे नजरों से देखने लगीं। वाकई ऐसा नहीं है। शिवम झूठ बोल रहा है, वह तुमसे झूठ बोल रहा है।
एलिसन ने घबराहट में समझाया। इस पल में बाला ने आह भरी और कहा, ठीक है एलिसन, जब हमें भेद लिया गया है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है। इन शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया और मदन का चेहरा बेहद ठंडा हो गया। उसने एलिसन का गला पकड़ा और उसके हाथ से एक भयानक शक्ति फट पड़ी। ये शक्ति इतनी मजबूत थी कि इसने लगभग एलिसन की गर्दन तोड़ दी। अब तक तुम मुझसे खेलने की हिम्मत करती हो, है ना? मदन ने ठंडे स्वर में कहा। एलिसन ने अपना मुंह खोला, कुछ समझाना चाहती थी लेकिन वह एक शब्द नहीं बोल पाए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अब का मैं वह मदन नहीं हूँ जो तुम्हारे रहमो-करम पर है। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें पहले रास्ते पर भेजने में कोई हिचक नहीं करूँगा। मदन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने एलिसन को एक तरफ फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम अभी भी ईमानदार नहीं हो रही तो मुझे दोष मत देना कि मैं बेरहम हूँ। ये कहते हुए मदन की हथेली चमकी और उसने फिर से जंजीर के सिरे की ओर इशारा किया। दर्द फिर से दोगुना हो गया। एलिसन, बाला और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत विकृत हो गए। यहाँ तक कि शिवम भी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। जाहिर तौर पर दर्द उसकी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गया था। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम बेहतर होगा कोई चाल न चलो, मदन ने ठंडे स्वर में कहा। जब मैं खत्म कर लूंगा मैं तुम्हें सार्वजनिक रूप से सजा दूंगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई जाने कि मुझ, मदन, को ठेस पहुंचाने का क्या अंजाम होता है। ये कहने के बाद मदन मुड़ा और बाहर चला गया। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और शिवम ने राहत की सांस ली। हालांकि इस तीव्र दर्द के तहत उसका दिमाग लगभग सुन्न हो गया था और यहाँ तक कि उसकी सोच भी बहुत धीमी हो गई थी। शिवम, तुम क्रूर हो, एलिसन ने दांत पीसते हुए कहा। शिवम ने ठंडे स्वर में हंसा, तुम्हें मिला जैसा तुमने किया। तुम जैसी के साथ तुम मुझ पर साजिश रचने की सोचती हो। क्या तुम में वह काबिलियत है? बाला दर्द की परवाह नहीं कर सका। उसने कुछ प्रशंसा के साथ कहा, वाकई, जो बड़े काम करते हैं उन्हें भी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, यहाँ तक कि कल्टिवेटर्स के लिए भी। शिवम ने बाला की अनदेखी की। शुक्र है इन लोगों को नहीं पता था कि शिवम युद्ध सूत्र को समझ रहा था, वरना मदन शायद शिवम को तुरंत मार देता। शुक्र है मैं चतुर हूँ, शिवम ने अपने मन में सोचा। उसने अपनी आंखें बंद की और युद्ध सूत्र को समझना जारी रखने की योजना बनाई। शिवम, तुम्हारे पास कोई रास्ता है भागने का? बाला ने पूछा। शिवम ने उसकी ओर देखा और कहा, इस प्रगति के हिसाब से अगर तुम मुझे कुछ और दिन दे दो तो ये काफ़ी होगा। शिवम ने पहले ही युद्ध सूत्र के 5वें स्तर को समझ लिया था। इसे समझना केवल समय की बात थी। तुम वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे हो? बाला ने पूछा। शिवम ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए शिवम ने बाला की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। ... पलक झपकते ही कुछ दिन और बीत गए। इन कुछ दिनों में दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का पैमाना एक बेहद डरावने स्तर तक विकसित हो गया था। ये पैमाना पहले की चरम स्थिति को भी पार कर गया था। इसने मदन को बेहद संतुष्ट किया। वह दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा था, आधे दिल्ली को देख रहा था। यह एहसास ऐसा था जैसे वह अपनी जीती हुई जमीन को निहार रहा हो। मार्तंड चाचा, क्या तुम देख रहे हो? ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, मदन ने हल्के स्वर में कहा। मार्तंड उसके पीछे खड़ा था और एक शब्द नहीं बोला। मेरी उपलब्धियां मेरे पिता की पीढ़ी और उन 8 बड़े अधिकारियों से कहीं ज्यादा हैं। मैं इस दुनिया का असली राजा हूँ, मदन ने जोर से हंसते हुए कहा। मार्तंड ने मुंह खोला और कहा, यंग मास्टर मदन, तुम्हें अभी भी पवित्र क्षेत्र की ओर देखना चाहिए। वह कल्टिवेटर्स की असली विशाल दुनिया है। चुप रहो। पवित्र क्षेत्र का जिक्र होने पर मदन का चेहरा गुस्से से भर गया। मुझे ये सब हासिल करने में इतनी मेहनत लगी, तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? तुम चाहते हो कि मैं पवित्र क्षेत्र में जाऊं और सब कुछ फिर से शुरू करूं? मदन ने गुस्से में कहा। मार्तंड ने आह भरी, लेकिन पवित्र क्षेत्र के लोग देर सवेर आएंगे तो मैं सरनी मंच को नष्ट कर दूंगा। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि कोई मेरे सब कुछ को नष्ट करे। मदन की आंखें चौड़ी थीं और वह बेहद भावुक था। मार्तंड ने अपने दिल में आह भरी। मदन की नज़रें बहुत नीची थीं। वह उन प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना ही नहीं चाहता था। वह केवल अपनी जमीन को बचाना चाहता था। हालांकि इतिहास के पहिए किसी के लिए नहीं रुकते। सब कुछ ऐसा था जैसे नदी के खिलाफ नौकायन करना। अगर तुम आगे नहीं बढ़ते तो पीछे हट जाते हो। कोई भी अपनी उपलब्धियों को हमेशा के लिए नहीं बचा सकता। 3 दिन में दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों को दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में इकट्ठा करो। मैं शिवम और अन्य लोगों को सार्वजनिक रूप से सजा देना चाहता हूं, मदन ने ठंडे स्वर में कहा। मार्तंड का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से कहा, यंग मास्टर मदन, शिवम देर सवेर पवित्र क्षेत्र में जाएगा। वह तुमसे दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के लिए नहीं लड़ेगा। कैसा रहेगा? मैं बीच का रास्ता निकालता हूँ। मैं उसे सलाह दूंगा कि वह पवित्र क्षेत्र में चला जाए।
ये निश्चित रूप से तुम्हारे शासन को प्रभावित नहीं करेगा। क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? मदन ने अपनी आंखें थोड़ा सिकुड़ीं। उसने मार्तंड को देखा और ठंडे स्वर में हंसा। अब तक तुम अभी भी शिवम की रक्षा करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? मार्तंड का चेहरा कुछ उदास था, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। मदन ने ठंडे स्वर में हंसा, चूंकि तुम उसकी इतनी परवाह करते हो तो तुम ही शिवम से निपटो। अगर तुम सहमत नहीं होते तो मैं तुम्हें मार दूंगा और शिवम से जुड़े हर व्यक्ति को मार दूंगा। मार्तंड कुछ कह पाता उससे पहले मदन ने ठंडे स्वर में कहा। मार्तंड के चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखी। उसने दांत पीसे और सिर झुकाया। मैं समझ गया। पहले गुप्त क्षेत्र में शिवम का युद्ध सूत्र के 5वें स्तर को समझना अपने चरम पर पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी समय युद्ध सूत्र के 5वें स्तर को समझ सकता था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। उसकी सारी सोच युद्ध सूत्र पर केंद्रित थी और वह जरा भी विचलित होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। स्विश! बहुत जल्द शिवम के दिमाग में एक चमक की झलक दिखी। ऐसा लगा जैसे उसने कागज की एक परत को भेद दिया हो। उसकी सारी सोच एक साथ जुड़ गई, जैसे कि समय के साथ बन गई हो। शिवम ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, ये हो गया। हो गया। बाला ने जल्दी से शिवम को देखा। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। शिवम ने आभार में हल्का सा जवाब दिया। उसने गहरी सांस ली और पास में पड़ी जंजीर को देखा। ये जंजीर आत्मा को बांध रही थी। इसे तोड़ना वाकई बहुत मुश्किल था। क्या तुम्हें भरोसा है? बाला ने उत्सुकता से पूछा। शिवम ने गंभीर स्वर में कहा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाला कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। उसकी सारी उम्मीदें शिवम पर टिकी थीं। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह शिवम के उसे बचाने का इंतजार करेगा। शिवम ने अपनी आंखें थोड़ा बंद की और उसके माथे पर एक चिन्ह चमक उठा। ये चिन्ह एक विशाल ड अक्षर था। ड अक्षर का 5वां स्तर तुरंत प्रकट हो गया। शिवम की ताकत इस पल में तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड में शिवम की ताकत दर्जनों गुना बढ़ गई। हालांकि उसका क्षेत्र नहीं बदला था, लेकिन उसकी असली ताकत अब एक ही स्तर पर नहीं थी। यहाँ तक कि कमरे में मौजूद ये बड़े लोग शिवम के शरीर से आ रही भयानक दबाव को महसूस कर सकते थे। क्या तुमने कोई छलांग लगाई है? बाला ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। इस स्तर की ताकत स्पष्ट रूप से शक्तिशाली क्षेत्र में थी। हालांकि शिवम ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये युद्ध सूत्र है। 9 गुप्त युद्ध सूत्र। बाला को जैसे कुछ याद आ गया। इस तरह का जादू पवित्र क्षेत्र में भी एक शीर्ष वस्तु था। ये पूरे पवित्र क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए काफी था। शिवम ने और कुछ नहीं कहा। उसका शरीर अचानक कांप उठा और वह वास्तव में खड़ा हो गया। फिर उसके माथे से एक छोटा सुनहरा आकृति निकला। सुनहरी आकृति ने जंजीर को पकड़ा और जोर से खींच लिया। पलक झपकते ही सुनहरी आकृति ने जबरदस्ती उस आत्मा को वापस खींच लिया जो निकाली गई थी। इसके बाद सुनहरी आकृति ने जंजीर पर प्रहार किया। खटाक! एक कुरकुरी आवाज गूंजी। जंजीर टूट गई। कमरे में मौजूद कई बड़े लोग अपनी आंखें चौड़ी करके देखने लगे। ये शिवम वास्तव में जंजीर की बेड़ियों से मुक्त हो गया था। शिवम धीरे धीरे खड़ा हुआ। इस पल में उसका शरीर एक बेहद शक्तिशाली शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था। ये शक्ति इतनी दबावपूर्ण थी कि लोग सिर उठाने में असमर्थ थे। शिवम, जल्दी मुझे बचाओ, बाला ने उत्सुकता से कहा। शिवम ने बाला की ओर देखा, फिर अपनी हथेली उठाई और बाला की आत्मा को वापस खींच लिया। इसके बाद उसने जंजीर को काट दिया। बाला जल्दी से खड़ा हुआ और इस दर्द से मुक्त हुआ। आराम की लहरें उस पर हावी हो गईं। आखिरकार बाला इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पास में मौजूद अन्य बड़े लोग भी बोले, शिवम, हमें बचाओ। एलिसन ने तो अपना शरीर भी झुका लिया, अपनी भरी हुई करियर लाइन दिखाते हुए। शिवम, अगर तुम मुझे बचाने को तैयार हो तो मैं भविष्य में तुम्हारी गुलाम बनूंगी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, एलिसन ने कांपती आवाज में कहा। एलिसन ने अपने शारीरिक आकर्षण का इस्तेमाल करके जीवित रहने की एक किरण हासिल करने की कोशिश की। हालांकि उस पर बंधी जंजीरों ने उसे बिल्कुल हिलने नहीं दिया। एलिसन ने कभी नहीं सोचा था कि वह, एक शक्तिशाली व्यक्ति, वास्तव में अपने शारीरिक शरीर पर निर्भर करके जीवित रहने की एक उम्मीद जीतने की कोशिश करेगी। दुर्भाग्य से शिवम इस चाल में नहीं फंसा। सब कुछ सिर्फ एक कंकाल था जिसका कोई जिक्र करने लायक नहीं था। उसे जो चाहिए था वह था आत्मा का जुड़ाव। तुम लोग इस दर्द का आनंद लेते रहो, शिवम ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, कृपया हमें बचाओ, एक बड़ा व्यक्ति कांपती आवाज में गिड़गिड़ाया। या फिर तुम हमें मार दो, एक बड़ा व्यक्ति दर्द को सहन नहीं कर पाया और जल्दी से चिल्लाया। शिवम ने ठंडे स्वर में हंसा, मदन सही कह रहा है। तुम्हें इस तरह मरने देना बहुत आसान है। धीरे धीरे इसका आनंद लो। ये कहते हुए शिवम ने बाला को देखा और पूछा, खून कहाँ है? पहले इस जगह को छोड़ दें, बाला ने कहा। शिवम ने सहमति में सिर हिलाया।
यह आखिरकार पहला गुप्त क्षेत्र था, इसलिए बाला इस जगह से बहुत परिचित था। उसने आगे रास्ता दिखाया और जल्द ही एक मार्ग पर पहुंच गया। मार्ग खोलने के बाद दोनों ने उसमें प्रवेश किया और जल्दी से पहले गुप्त क्षेत्र से गायब हो गए। पहले गुप्त क्षेत्र से भागने के बाद बाला ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पीछे आओ। शिवम ने बाला को देखा और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? बाला ने उदासीनता से कहा, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि एक दिन आपदा आएगी, इसलिए मैंने बहुत पहले एक छिपने की जगह तैयार कर ली थी। वह जगह सिर्फ मुझे पता है। शिवम ने भौहें उठाईं और तंज कसते हुए कहा, एक चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। अब इस बारे में बात करने का समय नहीं है, जल्दी चलो, बाला ने कहा। शिवम ने सिर हिलाया। वह बाला के पीछे पीछे पूर्व की ओर भागा। दोनों ने दिल्ली छोड़ दिया और समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र के किनारे खड़े होकर बाला ने अपनी हथेली उठाई और सामने की हवा में महसूस करना शुरू किया। कुछ मिनट बाद एक रोशनी चमकी और उनके सामने एक प्रवेश द्वार प्रकट हुआ। रहस्यमयी क्षेत्र। शिवम थोड़ा आश्चर्यचकित था। बाला ने हंसते हुए कहा, यह वह रहस्यमयी क्षेत्र है जो मैंने खुद बनाया है। हालांकि यह बहुत छोटा रहस्यमयी क्षेत्र है, लेकिन छिपने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। ये कहने के बाद बाला ने अगुवाई की और रहस्यमयी क्षेत्र में कदम रखा। शिवम ने और समय बर्बाद नहीं किया और उसके पीछे पीछे चलकर रहस्यमयी क्षेत्र में पहुंच गया। जैसा कि बाला ने कहा था, यह रहस्यमयी क्षेत्र बहुत छोटा था। इसे रहस्यमयी क्षेत्र कहने की बजाय यह एक हवेली की तरह था। पूरा रहस्यमयी क्षेत्र केवल कुछ 100 वर्ग मीटर का था और अंदर की सजावट बेहद साधारण थी। खून कहाँ है? शिवम ने बाला को देखकर पूछा। बाला ने पीछे के आंगन की ओर इशारा किया और कहा, वहां अंदर है। शिवम के पास समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था। खून बहुत उपयोगी था और यह शिवम की मदन पर जीत की कुंजी भी था। रास्ता दिखाओ, शिवम ने जल्दबाजी में कहा। दोनों हॉल से गुजरे और पीछे के आंगन में पहुंच गए। उन्होंने आंगन में एक चीनी मिट्टी का जार देखा। जार पर आंतरिक ऊर्जा बह रही थी, जैसे कि इसे किसी गुप्त विधि से सील किया गया हो। बाला जार के पास गया और उसने अपना हाथ जार पर रखा। जार के चारों ओर लिपटी धुंध बिखरने लगी, जिससे जार का असली रूप सामने आया। यह जार असाधारण था। यह नहीं पता था कि यह किस सामग्री से बना था, लेकिन यह आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को अधिकतम सील कर सकता था। फिर बाला ने हाथ बढ़ाया और जार खोला। जार में चमकदार लाल रंग का एक तालाब था। ये खून बहुत ताज़ा था और यह जार में हल्के से लुढ़क रहा था। उस परिचित गंध को सूंघते हुए शिवम को थोड़ा दुख हुआ और उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक दिखी। वह अचानक मुड़ा और बाला का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। विशाल शक्ति ने बाला के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। उसका चेहरा जल्दी से लाल हो गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। तुम ने कहा, मुझे नहीं मारोगे? बाला ने मुश्किल से ये शब्द कहे। शिवम ने दांत पीसे और उसे एक तरफ फेंक दिया। यह अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उसने जार में ताज़ा खून को देखा और ठंडे स्वर में कहा, यह सब तुम्हारी करतूत है। बाला ने जोर से खांसा और कहा, अगर हम नहीं होते तो तुम्हें इस ताज़ा खून को छूने का मौका नहीं मिलता। बकवास। शिवम ने बाला के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं और मोनिका अलग नहीं होते, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। बाला को पता था कि अब कुछ भी कहना बेकार था, इसलिए उसने चुपचाप अपना मुंह बंद रखा। जार में ताज़ा खून को देखते हुए शिवम ने गहरी सांस ली। उसने हाथ हिलाया और जार में खून को रख लिया। हमारी जानकारी के अनुसार तुम और मोनिका के संयोजन से एक बेहद भयानक शक्ति फटेगी, बाला ने पास से कहा। लेकिन हमें ठीक ठीक नहीं पता कि यह किस तरह की शक्ति फटेगी। अब जब बात आई है तो मैं इसकी काफ़ी उम्मीद कर रहा हूँ। शिवम ने बाला को देखा और ठंडे स्वर में हंसा। बाला, तुम्हें अच्छे से जीना होगा। देर सवेर मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना होगा। बाला ने हंसते हुए कहा, तुमने पहले ही स्वर्गीय पद की कसम खाई है। मुझे डर है कि तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। यह जरूरी नहीं, शिवम ने ठंडे स्वर में हंसा। अगर मैं एक दिन स्वर्गीय पद की सजा को नज़रअंदाज कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें तब मारूंगा। ये कहने के बाद शिवम मुड़ा और कमरे में चला गया। बाला ने शिवम को हक्का बक्का देखा और वह अपनी भौहें थोड़ा सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। जो लोग शक्तिशाली क्षेत्र में कदम रख सकते थे वे सभी प्रतिभाशाली थे, खासकर पृथ्वी जैसे बड़े माहौल में। हालांकि अधिकांश संसाधन उन 8 लोगों ने हासिल कर लिए थे, लेकिन शक्तिशाली क्षेत्र में कदम रखना केवल संसाधनों पर निर्भर नहीं था, ये ज्यादा प्रतिभा की बात थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि कोई भी जो शक्तिशाली क्षेत्र में कदम रखता था वह एक दुर्लभ अस्तित्व था। खासकर बाला, जो 8 लोगों का नेता था। जब तक वह जीवित था, बाला के पास हर मौका था। दूसरी ओर मदन ने पहले ही सभी क्षेत्रों से लोगों को आमंत्रित कर लिया था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के अलावा व्यवसाय की दुनिया में प्रतिष्ठित लोग भी आमंत्रित किए गए थे। यहाँ तक कि रौनक को भी एक निमंत्रण मिला था। ये दिखाने के लिए काफ़ी था कि मदन कितना घमंडी था।
उसने न केवल रौनक से परहेज नहीं किया, बल्कि उसने सक्रिय रूप से उसे आमंत्रित किया। यह एक प्रदर्शन और उकसावा दोनों था। मार्तंड चाचा, मेरे साथ पहले गुप्त क्षेत्र में चलो। शिवम और अन्य लोगों को बाहर लाओ, मदन ने अपने हाथ पीछे रखकर उदासीनता से कहा। मार्तंड ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वह दिन आ गया था। मदन ने मार्तंड के चेहरे का भाव देखा और ठंडे स्वर में हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे यह एहसास बहुत पसंद था, यह एहसास कि हर किसी को प्रतिभाशाली मानने वाला व्यक्ति उसके पैरों तले रौंदा जा रहा हो। दोनों प्रवेश द्वार से गुजरे और पहले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। फिर वे मुख्य हॉल की ओर बढ़े। जैसे ही वे मुख्य हॉल में कदम रखे, मदन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी नज़रें चारों ओर घुमाईं और महसूस किया कि लोग कम हो गए थे। शिवम कहाँ है? बहुत जल्द मदन ने पाया कि शिवम बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। उसने अचानक भीड़ को देखा और ठंडे स्वर में कहा, बोलो, शिवम कहाँ गया? एक भयानक हत्या की मंशा पूरे हॉल में फैल गई। इस बीच मदन की भावनाएं उफान पर थीं, जिससे हवा कांप रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी। मैंने बहुत पहले कहा था, शिवम और बाला का एक समझौता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, एलिसन ने कुछ तंज कसते हुए कहा। ये सुनकर मदन का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। उसने अपनी हथेली फैलाई और एक शक्तिशाली चूषण बल ने एलिसन को उसके हाथ में पकड़ लिया। मदन ने एलिसन का गला पकड़ा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? शिवम और बाला कहाँ गए? एलिसन को मदन के पकड़ने से लगभग दम घुट रहा था। उसने मुश्किल से कहा, तुम पहले मुझे छोड़ दो। हालांकि गुस्से में डूबा मदन उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसने एलिसन को घूरा और गुस्से में कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि शिवम कहाँ गया? उसे पहले छोड़ दो, वरना तुम उसे गला घोंटकर मार दोगे, मार्तंड ने याद दिलाया। मदन ने मार्तंड को देखा और फिर एलिसन को एक तरफ फेंक दिया। एलिसन ने थोड़ा खांसा। उसने मदन को ठंडे नजरों से देखा और कहा, वे पहले ही भाग चुके हैं। असंभव, बिल्कुल असंभव। उसकी आत्मा को मैंने बांध रखा था, वह कैसे भाग सकता था? मदन ने गुस्से में कहा। एलिसन ने ठंडे स्वर में हंसा, मदन, तुम शिवम के बारे में बहुत कम जानते हो। उस समय हम भी तुम जैसे थे। हमने शिवम को तुरंत नहीं मारा और उसे बार बार भागने दिया। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक ये बच्चा मरता नहीं, उसके पास असीमित जीवन शक्ति होगी। इसके अलावा उसकी दर्द सहने की क्षमता तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत है। तुम जाओ और पछताओ। मदन का चेहरा बेहद जटिल था और उसका भाव बार बार बदल रहा था। मैंने वास्तव में उसे भागने दिया। मदन ने सिर उठाया और गुस्से में दहाड़ा। उस भयानक आंतरिक ऊर्जा ने तुरंत महान हॉल को तोड़ दिया, यहाँ तक कि इस पल में शून्य में दरारें पड़ने लगीं। मार्तंड और अन्य लोग इस दहाड़ से इतने झटके में थे कि वे खून उलटने लगे और एक घुटने पर बैठ गए। केवल एक दहाड़ में इतनी भयानक शक्ति थी। इससे मार्तंड को बहुत बड़ा झटका लगा। मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा, मदन ने दांत पीसते हुए कहा। एलिसन ने ठंडे स्वर में हंसा, मुझे डर है कि तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। मदन ने अचानक एलिसन को देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? एलिसन ने जंजीर को ठंडे नजरों से देखा और कहा, पहले इसे खोलो। सपने में मदन ने एलिसन को बेरहमी से खारिज कर दिया। एलिसन ने भी जिद्दी स्वर में कहा, तो मुझे मार दो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। हालांकि मदन गुस्से में था, उसने अंततः हाथ हिलाया और एलिसन को छोड़ दिया। इस पल में एलिसन के शरीर पर लिपटा हुआ दर्द गायब हो गया। उसने गहरी सांस ली, जैसे कि वह इस सामान्य आराम का आनंद ले रही हो। जल्दी बोलो, मदन ने ठंडे स्वर में कहा। एलिसन ने मदन को देखा और कहा, जब हमने मोनिका को पकड़ा था, तब हमें एक महत्वपूर्ण खबर मिली थी। एक बार शिवम और मोनिका का संयोजन हो गया, तो वे एक बेहद भयानक शक्ति को फटने देंगे। कहा जाता है कि यह एक विशेष प्रकार का संयोजन है, जो स्वर्गीय पथ के बाहर पैदा हुआ है। यहाँ तक कहते हुए एलिसन ने एक पल रुककर उसके चेहरे पर उपहास की एक झलक दिखी। वह बोली, बाला के पास अभी भी मोनिका की रक्तरेखा है। अगर शिवम इसे प्राप्त कर लेता है, तो उसका पहले से ही असामान्य शरीर और आगे बढ़ेगा। कोई नहीं जानता कि वह कितना मजबूत हो जाएगा। ये सुनकर मदन ठंडे स्वर में हंसने लगा। मेरी वर्तमान स्थिति के साथ मुझे उसकी शारीरिक बनावट की परवाह नहीं है। दुनिया में कोई भी शारीरिक बनावट मेरे लिए मुकाबला नहीं है। ओह, क्या ऐसा है? एलिसन के चेहरे पर फिर से उपहास की एक झलक दिखी। मैं तुम्हें बता दूं, एक बार शिवम उस रक्तरेखा को अवशोषित कर लेता है, तो वह एक विशेष अस्तित्व बन सकता है। मदन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? एलिसन ने उदासीनता से कहा, वे क्षैतिज खाई जो टूट नहीं सकती, शायद उसके सामने कुछ भी नहीं होंगी। ये बहुत संभावना है कि वह मार्शल संत क्षेत्र के साथ एक शक्तिशाली व्यक्ति को हरा देगा। ये कहते हुए एलिसन फिर रुकी, जैसे कि उसे लगता हो कि उसके शब्द काफी सटीक नहीं थे। नहीं, शायद वह एक शक्तिशाली व्यक्ति को कुचल सकता है, खासकर तुम जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को। हा हा हा। एलिसन की कर्कश हंसी ने मदन को बेहद नाराज कर दिया।
उसने एक हाथ हिलाया और सीधे एलिसन का मुंह टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या तुम जानती हो कि बाला कहाँ है? मदन ने ठंडे स्वर में पूछा। एलिसन ने केवल सिर हिलाया और एक शब्द नहीं बोला। मदन ने गहरी सांस ली और तुरंत थोड़ा चिंतित महसूस करने लगा। हालांकि वह अपनी वर्तमान ताकत पर बेहद आश्वस्त था, जब उसे अतीत के दृश्य याद आए तो शिवम द्वारा हावी होने का डर उसके दिमाग में उभर आया। जल्दी जाओ और शिवम को ढूंढो, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, तुम्हें शिवम को ढूंढना होगा। मदन ने जल्दी से मार्तंड को देखा और चिल्लाया। मार्तंड ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कहा, तो ये सम्मेलन, क्या इसे अभी भी आयोजित करना है? मेरी माँ की। मदन ने गुस्से में दहाड़ा। मुख्य पात्र अब नहीं है, फिर भी बकवास सम्मेलन। मेरे लिए शिवम को ढूंढो। एलिसन ने ठंडे स्वर में हंसा। कुछ लोग युग के मुख्य पात्र बनने के लिए नियत होते हैं। चाहे तुम्हारे तरीके कितने भी नीच हों, ये बेकार है। कोई भी उनके विकास को नहीं रोक सकता। ये वाक्य न केवल मदन के लिए था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद का सारांश दे रही हो। इस पल में एलिसन को इस तर्क की गहरी समझ हो गई थी। मदन ने एलिसन को ठंडे नज़रों से देखा। अभी उसे एलिसन की परवाह करने का मूड नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि शिवम को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। जैसे ही मदन जाने वाला था, वह अचानक रुक गया। वह एलिसन की ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुम जीना चाहती हो? एलिसन स्तब्ध रह गई। एलिसन, जिसने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी, अब उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। बिल्कुल जीना चाहती हूँ, एलिसन ने जल्दी से कहा। मदन ने ठंडे स्वर में हंसा। मुझे अभी तुम जैसे बड़े व्यक्तियों की जरूरत है। तुम काफी भाग्यशाली हो। जब तक तुम मेरी बात मानोगी, मैं तुम्हारी जान बख्शने का वादा करता हूँ। एलिसन, जो कुछ देर पहले उपहास से भरी थी, इन शब्दों को सुनने के बाद पूरी तरह बदल गई। वह जल्दी से मदन के पास गई, झुकी और बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। ... दूसरी ओर शिवम लिविंग रूम में बैठा था। हालांकि पूरा रहस्यमय क्षेत्र बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें सब कुछ था। अंदर का फर्नीचर महंगी और ठोस लकड़ी से बना था। शिवम ने जार पकड़ा और फिर बाला को देखा। क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है? बाला को जैसे शिवम की शर्मिंदगी का अंदाजा हो गया था। शिवम ने जार पकड़ा और अनुमान लगाया, इसे पीना है। उद्धरण चिन्ह ... बिल्कुल नहीं। बाला ने सिर हिलाया। उसने अपनी उंगली फैलाई और जार की ओर बढ़ाई, लेकिन शिवम ने उसे खोल दिया। अपना गंदा हाथ हटाओ, शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। बाला ने नाराजगी से अपना हाथ वापस लिया और फिर शर्मिंदगी से हंसते हुए कहा, यह वास्तव में बहुत आसान है। बस अपनी खेती की विधि का उपयोग करके खून को अवशोषित कर लो। खेती की विधि? शिवम ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। हाँ, अपने पूरे शरीर के रोमछिद्रों को खोलो और धीरे धीरे खून को अवशोषित करो। बाला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और उदासीनता से कहा। शिवम ने खून की ओर देखा और चुप हो गया। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, इसमें कितना समय लगेगा? ये संगतता की स्थिति पर निर्भर करता है। जितनी सही संगतता होगी, उतना ज़्यादा समय लगेगा, बाला ने कहा। हमें अब तक जो सबसे अच्छी संगतता पता है, वह यान जिन्याओं की थी। उसने कुछ घंटे लगाए। ये सुनकर शिवम हंसने लगा। क्या उसे संगतता कहते हो? वह तो बस एक भगवान के उपहार को बर्बाद कर रहा था। शिवम को यान जिन्याओं के साथ अपनी आखिरी लड़ाई बहुत अच्छे से याद थी। उसने जो ताकत दिखाई थी, वह उसके नाम के लायक नहीं थी। हमें और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जब मदन को पता चलेगा कि हम चले गए हैं, तो वह गुस्से में पागल हो जाएगा। निर्दोष लोग निश्चित रूप से फंस जाएंगे, शिवम ने कहा। मेरे लिए एक जगह तैयार करो। मैं अभी खून को अवशोषित करना शुरू करूंगा। ठीक है। बाला भी थोड़ा उत्साहित था। अब जब वे शिवम से छुटकारा नहीं पा सकते थे, वह देखना चाहता था कि जब शिवम इस खून के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा। फिर बाला शिवम को बाथरूम में ले गया। बाथरूम में एक विशाल बाथटब था और शिवम खून को अवशोषित करने के लिए इस बाथटब पर निर्भर था। बाला ने अपनी हथेली से एक रोशनी फैलाई और बाथटब को ढक लिया। बाथटब पर मौजूद सभी विविध चीजों को साफ कर दिया। हो गया। फिर बाला ने खून के जार की ओर इशारा किया और शिवम को संकेत दिया कि वह इसे बाथटब में डाल दे। शिवम ने बाला के कहने के अनुसार खून को बाथटब में डाल दिया। बाथटब में ताज़ा लाल खून को देखते हुए शिवम का दिल सुइयों से चुभने जैसा महसूस हुआ। इतना ताज़ा खून, क्या इसे किसी व्यक्ति के शरीर से निकाला गया था? कितना दर्द सहना पड़ा होगा। अंत प्रक्रिया से बड़ा होता है, बाला ने पास से याद दिलाया। शिवम ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। वह अपने शरीर से गुजरा और बाथटब में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसका शरीर बाथटब में प्रवेश किया, खून हिंसक रूप से धड़कने लगा, जैसे कि यह उबल रहा हो। सारा खून जैसे अपनी चेतना प्राप्त कर चुका हो और शिवम के शरीर से चिपक रहा हो। यह अजीब दृश्य देखकर बाला की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह असली संगतता है? बाला ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा अजीब दृश्य देखा था। खून जैसे शिवम को गले लगा रहा हो। इसे जानबूझकर अवशोषित करने की जरूरत नहीं थी।
ये शिवम के शरीर से कसकर चिपक गया था। खून रोमछिद्रों से होकर शिवम के शरीर में प्रवेश करता रहा। शिवम ने बाला के कहने के अनुसार अपनी आंखें थोड़ा बंद की और खून को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसके पूरे शरीर के रोमछिद्र खुल गए और खून उसके रोमछिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में बहने लगा। पल भर में एक अजीब गर्म धारा शिवम के पूरे शरीर में फैल गई। यह एहसास बहुत अजीब था, जैसे कि वह गर्म पानी के झरने में डूबा हो। यह उस एहसास की तरह था जो उसे तब हुआ था जब वह पहली बार आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आया था। खून शिवम के शरीर से होकर बह रहा था और इस पल में शिवम का पूरा शरीर जैसे बदल रहा था। उसका शारीरिक शरीर नाटकीय परिवर्तनों से गुजरने लगा। ये बदलाव से ज्यादा एक विकास था। उसका शरीर एक अत्यंत पवित्र रोशनी से ढक गया था। उसका पहले से ही कठोर शरीर अब और भी अविनाशी हो गया था। उसकी हड्डियों के टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस तरह का परिवर्तन नौ परिवर्तन स्वर्ण गोली के प्रभाव से कुछ हद तक मिलता जुलता था। हालांकि नौ परिवर्तन स्वर्ण गोली की तुलना में ये कई गुना मजबूत था। इतना ही नहीं, इस तरह का परिवर्तन बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं था। इसके विपरीत उसका शरीर बेहद आरामदायक था। शिवम को देखते हुए, जिसका पूरा शरीर दिव्य रोशनी से फट रहा था, बाला की आंखें चमक उठीं। ये बहुत अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है कि हमारा अनुमान सही था। एक बार जब तुम दोनों का संयोजन हो जाता है तो यह वाकई एक अत्यंत अजीब परिवर्तन लाएगा। बाला बेहद उत्साहित था। उसे यहाँ तक लग रहा था कि इस दृश्य को अपनी आंख से देखना अपने आप में एक बड़ा सम्मान था। ये प्रक्रिया शायद बहुत लंबी हो सकती थी, क्योंकि शिवम के साथ खून के मिलने की प्रक्रिया लगातार शिवम के शरीर को भी नया आकार दे रही थी। हर बार जब शरीर को नया आकार मिलता, यह एक जबरदस्त ताकत लाता। साथ ही जितनी बार यह नया आकार लेता, उतना ही इसका असर और साफ दिखता। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन बाला की आंखें एक पल के लिए भी नहीं हटी। उन्हें डर था कि कहीं कुछ छूट न जाए। जब शिवम खून को अवशोषित कर रहा था, उसी वक्त मदन भी जल्दी जल्दी शिवम को ढूंढ रहा था। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी शिवम को खोजने में, लेकिन शिवम आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र में जा चुका था, तो उसकी ऊर्जा से शिवम को ढूंढना नामुमकिन था। इन मार्शल आर्टिस्ट्स पर भरोसा करने की बजाय अधिकारियों की ताकत का इस्तेमाल करना बेहतर है, एलिसन ने सुझाव दिया। शिवम और बाला का निगरानी कैमरों से बचना नामुमकिन है। ये बातें सुनकर मदन को जैसे एक रास्ता मिल गया। उसने तुरंत मार्तन की ओर देखा और कहा, जल्दी मेरा आदेश दो। निगरानी कैमरे चेक करो। लेकिन मार्तन ने सिर हिलाया और कहा, दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन और अधिकारियों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। वे हमारी मदद नहीं करेंगे। मदन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे नहीं मानेंगे तो मैं उनसे निपट लूंगा। मदन, जल्दबाजी में कुछ मत करो, मार्तन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अगर हम सचमुच सब कुछ तोड़ देंगे तो दोनों पक्षों को नुकसान होगा। हालांकि सर्वशक्तिमान क्षेत्र बहुत ताकतवर था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे असली सैन्य ताकत को नजरअंदाज कर सकते थे। अगर रिश्ते बिगड़ गए तो दोनों तरफ नुकसान होता। मुझे अब इसकी परवाह नहीं, मदन ने गुस्से में चिल्लाया। ज्यादा से ज्यादा हम सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। मार्तन ने एलिसन की ओर देखा और जानबूझकर कहा, क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई इसका फायदा उठा लेगा? क्या तुम चाहते हो कि दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, जिसे तुमने इतने दिल से बनाया, किसी और के हाथों में चला जाए? इस बात ने मदन को झकझोर दिया। उसका चेहरा उदास हो गया और उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? क्या शिवम को बस ऐसे ही छोड़ दूं? उसे जिंदा रखने से देर सवेर मुसीबत आएगी। मेरे पास एक आइडिया है, एलिसन ने धीरे से कहा। बोलो, मदन ने जल्दी से कहा। एलिसन ने गहरी आवाज में कहा, तियानजीजी को ढूंढो। वह निश्चित रूप से शिवम की जगह बता सकता है। तियानजीजी? मदन हैरान रह गया, जैसे उसे कोई जीवन रेखा मिल गई हो। उसने जल्दी से कहा, जल्दी मुझे तियानजीजी के पास ले चलो। तियानजीजी का मंदिर। तियानजीजी, जो एकांत में था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखी, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी शांति वापस पा ली। आखिरकार ये दिन आ ही गया, तियानजीजी ने धीरे से बुदबुदाया। उसके दो शिष्यों को जैसे कुछ समझ आया। वे आगे आए और चिंतित होकर पूछा, गुरुजी, क्या हम इस मुसीबत को पार कर पाएंगे? तियानजीजी ने सिर हिलाया और शांत चेहरा बनाए रखा, सब कुछ नियति में लिखा है। हम आकाश के नीचे जीते हैं, कहाँ भागेंगे? ये सुनकर शिष्यों के चेहरों पर उदासी छा गई। दोनों घुटनों पर बैठ गए और कांपती आवाज में बोले, गुरुजी, क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं है? तियानजीजी ने हाथ हिलाया। उसने मुस्कुराते हुए अपने दोनों शिष्यों की ओर देखा और कहा, तुम लोग जा सकते हो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। दोनों शिष्य बहुत जिद्दी थे। चाहे मर जाएं, हम गुरुजी के पास ही रहेंगे। तियानजीजी ने मुंह खोला। उसे लगा कि वह कुछ नहीं बदल सकता। आखिर में उसने सिर्फ एक आह भरी। तियानजीजी के लिए उसका जीवन बहुत दुखदायी था। वह भविष्य को साफ देख सकता था, लेकिन दुख की बात थी कि वह कुछ बदल नहीं सकता था। ये गहरी लाचारी ने उसे पूरी जिंदगी तड़पाया। ...
उसी दिन एलिसन मदन को तियान जीजी के निवास पर ले गई। वह जगह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन एक हेलीकॉप्टर के आने से यह शांति टूट गई। मदन सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से कूदा, फिर तेजी से मंदिर की ओर बढ़ा। महोदय, मेरे गुरुजी आज किसी से नहीं मिलते, तियान जीजी के एक शिष्य ने झुककर कहा। मदन ने उस शिष्य को ठंडी नज़र से देखा, फिर उसने हाथ उठाया और एक थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ इतना ताकतवर था कि शिष्य तुरंत मांस के लोथड़े में बदल गया। मार्तंड, जो पास में था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह मदन को नहीं बदल सकता। तीनों मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि तियान जीजी अपनी आंखें हल्के से बंद किए हुए था, जैसे वह मदन के इरादों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहा हो। मदन तियान जीजी के सामने बैठ गया और उदासीनता से बोला, सुना है तुम सब कुछ जानते हो। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम मुझे किसी को ढूंढने में मदद करो। तियान जीजी ने उसे अनसुना कर दिया, जैसे कुछ सुना ही ना हो। मदन ने भौहें चढ़ाईं और ठंडे चेहरे से कहा, तियान जीजी, अगर तुम आज मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सम्मानित अतिथि की तरह मानूंगा। तियान जीजी ने उदासीनता से कहा, तुम यहाँ शिवम को ढूंढने आए हो ना? ये सुनकर मदन हल्का सा मुस्कुराया। तियान जीजी सचमुच अपने नाम के लायक है। और तुम क्या जानते हो? मैं ये भी जानता हूं कि तुम पवित्र क्षेत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा कि यह सब बेकार और व्यर्थ है, तियान जीजी ने धीरे से कहा। ये सुनते ही मदन के मन में कातिलाना इरादा जागा। उसने आंखें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, बेकार की बातें मत करो। मुझे बताओ शिवम कहाँ है? तियान जीजी ने अपनी आंखें खोली और हल्के से सिर हिलाया। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं, तुम उसे मार नहीं सकते। बकवास, मदन गुस्से में चिल्लाया। शिवम को मारना मेरे लिए चींटी कुचलने जैसा है। तियान जीजी ने मदन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें शिवम को मारने के अनगिनत मौके मिले, लेकिन तुम उन्हें गंवा चुके हो। अब तुम्हारे पास उसे मारने का कोई मौका नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अब रुक जाओ, शायद तुम अपने लिए जीने का एक मौका हासिल कर सको। मदन ने तियान जीजी को ठंडी नज़रों से देखा और कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम बस मुझे बताओ कि शिवम कहाँ है। तियान जीजी ने न केवल जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। मदन का चेहरा और सख्त हो गया। बूढ़े, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मैंने तुम्हें बताया तब भी तुम मुझे मार डालोगे, तियान जीजी ने हल्के से कहा। मदन थोड़ा हैरान हुआ, फिर जोर से हंसा, तुम में सचमुच कुछ दम है। ठीक है, मैं वादा करता हूं, अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। मैं नहीं बताऊंगा, तियान जीजी ने सिर हिलाया। आज, चाहे मैं बताऊं या ना बताऊं, मेरा मरने का दिन है। मदन ने आंखें सिकुड़ी और कहा, बूढ़े, मेरे साथ चालाकी मत खेलो। बताओगे या नहीं? तियान जीजी ने मदन को अनदेखा किया। वह आंखें बंद करके बैठा रहा, जैसे उसका देहांत हो गया हो। तू मरने की राह देख रहा है। ये बात मदन को और गुस्सा दिला गई। उसका हथेली चमकी और उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने अब भी नहीं बताया तो मैं तुम्हें अभी थप्पड़ मारकर खत्म कर दूंगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे मारने से भी कोई फायदा नहीं। ये बस तुम्हारे पापों को और बढ़ाएगा, तियान जीजी ने उदासीनता से कहा। तू मरने की राह देख रहा है। मदन ने और कुछ नहीं कहा और उसका बड़ा हाथ तियान जीजी की ओर बढ़ा। नहीं, ये देखकर मार्तंड का चेहरा बदल गया। उसने हाथ बढ़ाकर मदन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत से वह उसे कैसे रोक सकता था। उसके हथेली ने तियान जीजी के माथे पर जोर से मारा और तियान जीजी का शरीर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया, खून हॉल में छलक गया। प्रसिद्ध तियान जीजी इस तरह गिर गया। ताज़ा खून मदन के क्रूर चेहरे पर छलका, जिससे वह शैतान जैसा दिखने लगा। मार्तंड पास में खड़ा था, उसका चेहरा दुख और गुस्से से भरा था। मदन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मार्तंड ने धीरे से बुदबुदाया। मदन ने मार्तंड की ओर देखा और तंज कसा, मैंने पहले ही अजेय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। मैं क्या नहीं कर सकता? मुझे यकीन नहीं कि मैं शिवम को नहीं ढूंढ सकता। ये कहकर मदन मुड़ा और चला गया। हॉल से बाहर निकलते ही मदन ने लापरवाही से हाथ हिलाया और पूरा हॉल तुरंत खंडहर में बदल गया। तियान जीजी को मारने के बाद मदन ने फिर से शिवम और बाला को ढूंढने के लिए लोगों को लगाया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी ताकत क्यों न लगाए, वह शिवम को नहीं ढूंढ सका। शिवम, मैं तुझे जरूर मारूंगा, मदन ने धीरे से बुदबुदाया। उसके चेहरे पर क्रूरता की एक झलक दिखी। ... एक छोटे से गांव में, जिसकी सीमा का किसी को पता नहीं था। बेटा, अंदाजा लगाओ डैडी तुम्हारे लिए क्या लाया। एक अधेड़ उम्र का पिता अपनी कुछ साल की छोटी बेटी को गोद में उठाए था। छोटी लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाईं और उत्साह से बोली, क्या ये कैंडी है? या कोई खिलौना? पिता ने मुस्कुराते हुए अपनी पीठ से एक बाबी डॉल निकाली और प्यार से कहा, डैडी ने तुम्हारे लिए इसे खरीदा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि आकाश में एक चमकदार रोशनी चमकी। ये रोशनी एक तेज धार वाली तलवार की तरह थी, जो पिता के शरीर को चीरते हुए उसे दो हिस्सों में काट गई।
उसका हाथ हवा में रुक गया, उसके हाथ में अभी भी खून से सनी बाबी डॉल थी। अपने पिता को आधा शरीर देखकर छोटी लड़की की आंखें फैल गईं और वह जोर जोर से रोने लगी। डैडी, मत मरो। छोटी लड़की ने अपने पिता के आधे शरीर को हिलाया और उसके आंसू मोतियों की तरह टूटकर गिरने लगे। आकाश में एक शैतान जैसा दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि मदन था। उसने अपने हाथ पीछे रखे और तंज कसा। अंकल मार्तन, तुम्हें क्या लगता है मुझे कितने लोगों को मारना होगा तब शिवम सामने आएगा? मार्तंड का चेहरा बहुत खराब हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये सब निर्दोष लोग हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? मदन जोर से हंसा, ये बस चींटियों की तरह हैं। इन्हें मारने से क्या फर्क पड़ता है? क्यों, क्या तुम्हें इन पर तरस आ रहा है? तुम इंसान नहीं हो, मार्तंड ने दांत पीसते हुए कहा। मदन ने भौहें उठाईं। उसे शर्मिंदगी महसूस होने की बजाय उसने गर्व से कहा, बेशक मैं इंसान नहीं हूं, मैं इस दुनिया का भगवान हूं। ये कहकर मदन ने अचानक अपनी हथेली उठाई। आकाश में तुरंत एक विशाल हथेली चमकी। ये हथेली आसमान और धरती को ढक रही थी। जैसे ही यह नीचे गिरी, पल भर में गांव खंडहर में बदल गया और सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, अब अगले की बारी है, मदन ने हल्के से कहा। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। मार्तन ने नीचे के टूटे फूटे खंडहरों को देखा। उसका चेहरा दर्द से भरा था। मदन का नरसंहार बहुत तेजी से फैल गया, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उल्टा वह और भी घमंडी हो गया। कुछ ही दिनों में अनगिनत निर्दोष लोग मदन के हाथों मारे गए। मार्शल आर्ट्स फोरम ने उसकी निंदा की। यहाँ तक कि बहुत सारे नेक लोग एक साथ आए और उससे जवाब मांगने लगे। लेकिन पागल हो चुके मदन ने उन्हें क्या जवाब देना था? उनके स्वागत में सिर्फ मौत थी। ... रहस्यमयी क्षेत्र में शिवम अभी भी खून अवशोषित कर रहा था। खून और शिवम का शरीर लगातार एक दूसरे में मिल रहे थे, जैसे उसका शरीर बार बार तप रहा हो। कुछ ही दिनों में शिवम का शरीर सैकड़ों बार पुनर्जनन कर चुका था। हालांकि उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, उसकी ताकत आसमान छू रही थी। यह एक अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन शिवम के दिल में हमेशा एक बेचैनी थी। यह बेचैनी उस पल से शुरू हुई थी जब मदन का जन्म हुआ, और अब यह अपने चरम पर थी। नहीं, शिवम ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने शरीर के हर रोमकूप को बंद कर लिया और जबरदस्ती खून का अवशोषण रोक दिया। अवशोषण उस पल रुक गया, लेकिन खून अभी भी शिवम के शरीर को ढके हुए था। शिवम का शरीर हल्के से हिला और खून गिर गया। फिर उसने जार का इस्तेमाल करके उसे फिर से इकट्ठा किया। बाला ने भौहें चढ़ाईं। अभी खत्म नहीं हुआ, तुमने क्यों रोक दिया? शिवम ने बाला की ओर देखा और कहा, मुझे बाहर जाना होगा। मुझे लगता है कि बाहर कुछ बड़ा हो रहा है। बाहर? अभी? बाला ने गहरी आवाज में कहा। मदन पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ रहा होगा। शिवम ने बाला की ओर देखा, फिर कहा, ये तो अच्छा है। तुम मेरे साथ तुलना कर सकते हो। क्या मैं अब मदन से लड़ सकता हूँ? ये कहकर शिवम आंगन की ओर बढ़ गया। बाला आधा सेकंड के लिए हैरान रहा, फिर जल्दी से उसके पीछे भागा। आंगन में पहुंचकर शिवम ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां बंद कीं। उसके शरीर में विशाल आध्यात्मिक शक्ति समुद्र की तरह उमड़ रही थी। उसकी आंतरिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही थी, पूरी जमीन गड़गड़ा रही थी और पीछे का हॉल कांप रहा था। पास में खड़े बाला को अचानक एक पहाड़ जैसा दबाव महसूस हुआ। उसकी रीढ़ जैसे टूटने वाली थी और वह लगातार नीचे दब रहा था। इस पल शिवम ने अचानक गुस्से में दहाड़ लगाई और उसके शरीर की आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह से फट पड़ी। पीछे का हॉल आखिरकार इसे सहन नहीं कर सका और ढहने लगा। इस रहस्यमय क्षेत्र में दरारें दिखने लगीं और बड़े बड़े हिस्से टूटने लगे। शिवम के शरीर में मौजूद इस भयानक शक्ति को महसूस करके बाला का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने शिवम को देखा और कांपती आवाज में कहा, ये दोनों की मिली जुली शक्ति है, बहुत डरावनी है। इस पल शिवम के शरीर ने एक भंवर बना लिया था, जिसमें वह केंद्र में था, इतनी तेज हवा के कारण। उसके लंबे बाल, जो बहुत समय से नहीं संवारे गए थे, हवा में लहरा रहे थे। शिवम ने बाला की ओर देखा और पूछा, कैसा लग रहा है? बाला ने बहुत उत्साह से कहा, शिवम, तुम्हारी मौजूदा ताकत अब सर्वशक्तिमान क्षेत्र से कम नहीं है। डरावनी, बहुत डरावनी, यहाँ तक कि जब मैं अपने चरम पर था तब भी मुझे सोचना पड़ता। शिवम ने हल्के से भौहें चढ़ाईं और पूछा, मदन के मुकाबले? इस सवाल पर बाला ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। उसने धीरे से कहा, आखिरकार मदन ने हम आठों की शक्ति अवशोषित की है। वह अब ऐसा नहीं है कि कोई साधारण शक्तिशाली व्यक्ति उसका मुकाबला कर सके। हालांकि तुम अब बहुत ताकतवर हो, लेकिन मदन के मुकाबले शायद तुम थोड़ा कम पड़ते हो। शिवम को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे उसने पहले से ही इसकी उम्मीद की हो। कोई बात नहीं, मैंने अभी तक लड़ाई सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया, शिवम ने धीरे से कहा। ये कहकर शिवम ने लड़ाई सूत्र को सक्रिय करने की तैयारी की। इस वक्त बाला ने जल्दी से शिवम को रोका। उसने सिर हिलाया और कहा,
5वां स्तर का लड़ाई सूत्र तुम्हारी युद्ध शक्ति को दर्जनों गुना बढ़ा सकता है। मेरा रहस्यमय क्षेत्र इतनी बड़ी शक्ति को सहन नहीं कर सकता। जल्दी रुको। शिवम ने अपनी ठुड्डी छुई और कहा, तो तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं लड़ाई सूत्र का इस्तेमाल करूं तो क्या मैं उसे हरा सकता हूं? इस बार बाला ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह मुस्कुराया और बोला, लड़ाई सूत्र का इस्तेमाल करने के बाद तुम निश्चित रूप से उसे हरा सकते हो। ये काफ़ी है, शिवम ने धीरे से कहा। मुझे बाहर ले चलो। बाला पहले इस रहस्यमय क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह ये भी देखना चाहता था कि मोनिका का खून अवशोषित करने के बाद शिवम की असली ताकत क्या है। इसलिए बहुत सोचने के बाद बाला ने जोखिम लेने और साथ चलने का फैसला किया। दोनों रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक गए और बाला ने गुप्त चाबी का इस्तेमाल करके क्षेत्र खोला। रोशनी की चमक के साथ दोनों रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकल आए। शिवम ने चारों ओर देखा और उसकी बेचैनी और बढ़ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? बाला ने पूछा। शिवम ने आंखें सिकोड़ी और कहा, पहले हम दिव्य औषधि मंडप जाएंगे। उसके ज्यादातर करीबी दोस्त और रिश्तेदार दिव्य औषधि मंडप में थे। अभी सबसे जरूरी बात थी यह सुनिश्चित करना कि वे सुरक्षित हैं। दोनों ने और कुछ नहीं कहा और दिव्य औषधि मंडप की ओर बढ़ गए। कुछ ही दिनों में मदन के हाथ अनगिनत लोगों के खून से रंग गए। उसे मौजूदा युग का शैतान भी कहा जाने लगा। मदन को इस उपाधि पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी, उल्टा वह इस पर काफी गर्व महसूस करता था। अंकल मार्तंड, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा? मदन ने मार्तंड की ओर देखकर हल्के से पूछा। मार्तंड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा और भी खराब हो गया। मदन ने हल्का सा तंज कसा और कहा, अगर तुम इतने नर्मदिल न होते तो शिवम कब का मर चुका होता। आज मैं तुम्हारी इस बुरी आदत को बदल दूंगा। ये कहकर मदन ने नीचे एक बाजार की ओर देखा। इस बाजार में बहुत सारे लोग जमा थे, मार्शल आर्टिस्ट्स और साधारण लोग दोनों। और यह आज मदन का नया निशाना था। उसने अपने हाथ पीछे रखे और फिर नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, अंकल मार्तंड, इस बाजार को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। अपनी स्टार पिकिंग हैंड का इस्तेमाल करके इन्हें खत्म करो। मार्तंड का चेहरा बदल गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं करोगे? मदन ने भौहें उठाईं और तंज कसा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार्तंड ने गुस्से में कहा, तो मुझे मार दो। चाहे तुम मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। मदन ने आंखें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, मार्तंड, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अगर तुम मेरे कहे अनुसार करोगे तो तुम अभी भी दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में नंबर 2 की पोजीशन पर रहोगे। भाड़ में जाओ। नंबर 2 क्या? तुम्हें लगता है मुझे इसकी परवाह है? मार्तंड चिल्लाया, जैसे वह टूटने की कगार पर हो। इस पल मार्तंड के शरीर से अचानक एक ताकतवर आंतरिक ऊर्जा फट पड़ी। उसकी उंगलियों पर तारों जैसी चमक दिखने लगी। ये थी मार्तंड की मशहूर तकनीक, स्टार पिकिंग हैंड। बढ़िया, अब बात बन रही है। मदन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उसने अपने हाथ पीछे रखे और उदासीनता से कहा, अगर तुम इस तरह तमाचा मारते रहोगे तो तुम दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में नंबर 2 की पोजीशन पर रहोगे, एलिसन से भी ऊपर। मार्तंड की उंगलियों पर चमक और तेज हो गई, जैसे उसकी सारी आंतरिक ऊर्जा उसकी उंगलियों पर केंद्रित हो गई हो। जब मदन संतुष्ट महसूस कर रहा था, मार्तंड ने अचानक ठंडी नजरों से मदन की ओर देखा। मदन, नर्क में जाओ। मार्तंड ने दहाड़ लगाई और उसकी स्टार पिकिंग हैंड अचानक मदन पर जा पड़ी।